In the name of Allah, the most beneficent and merciful. Chapter number 5 is about personnel planning and recruiting. The main components which we have to discuss are: number 1, decide what positions you will have to fill through personnel planning and forecasting. Number 2, build a pool of candidates for these jobs by recruiting internal or external candidates. The third thing we are going to talk about would be have candidates complete application forms and perhaps undergo an initial screening interview. The fourth thing we'll be talking about would be use selection techniques like tests, background investigations, and physical exams to identify viable candidates. And the fifth thing would be decide who to make an offer to by having the supervisor and perhaps others on the team interview the candidates. If you have any question, you can put it on the chat room. Now, to cover these points, our first topic is steps in recruiting and selection process. The first step in recruitment and selection process would be employment planning and forecasting. Employment planning और forecasting में हम technically speaking supply and demand situation of HR इसको consider करते हैं. Departments अपनी अपनी requisitions कि अगले माली साल में उन्हें कितने लोगों की जरूरत है वो भेजते हैं to the HR department. HR department उन requisitions के मुताबिक अपने बजट को देखते हुए वो प्लानिंग करते हैं कि हमने मजीद कितने नए लोगों को हायर करना है. अब जिन लोगों को हमने हायर करना है वो इंटरनल रिक्रूटमेंट भी हो सकती है, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट भी हो सकती है. इन तमाम चीजों को आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. सबसे पहला स्टेप जो हमारे पास है दैट इज एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग, जिसको ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग भी हम कहते हैं. इसके मेथड्स आज हम इस चैप्टर में देखेंगे. उसके बाद रिक्रूटिंग में हमारे पास पहला स्टेप आ रहा है बिल्ड अ पूल ऑफ कैंडिडेट्स, कि हम अब उन लोगों को अरेंज करें कि जिन्होंने हमें प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज के तौर पर ज्वाइन करना है. उसके लिए हम टेस्ट कंडक्ट करेंगे, इंटरव्यूज कंडक्ट करेंगे. वहां से हमारे पास शॉर्ट लिस्टिंग होती जाएगी और हम ग्रेजुअली अपना एक पूल ऑफ कैंडिडेट्स को बिल्डअप करेंगे. जब हमारे पास प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज की एक लिस्ट आ गई तो अब अगला स्टेप हमारे पास आ रहा है जिसमें हम एप्लीकेंट्स कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म्स ये उनसे फिल करवाएंगे. सब लोग एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिल कर रहे हैं. अब ये एप्लीकेशन फॉर्म्स का जो प्रोसेस है ये आमतौर पर उस वक्त शुरू होता है जब आपके टेस्ट और इंटरव्यूज हो चुके हो. तो रिक्रूटमेंट के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म उनसे फाइनल फिल करवाते हो. इसके बाद यूज सिलेक्शन टूल्स लाइक टेस्ट टू स्क्रीन आउट मोस्ट एप्लीकेंट्स. अब ये जो स्टेप है हमारे पास टेस्ट का, ये अब इसमें वेरिएशंस हैं. बाज दफा ये टेस्ट एप्लीकेशन फॉर्म के बाद में होगा, बाज दफा ये टेस्ट एप्लीकेशन फॉर्म से पहले होगा. ये कोई रिजिड फॉर्मूला नहीं है कि आपने जो टेस्ट है वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाने से पहले करवाना है कि बाद में करवाना है. इसके बाद अगला स्टेप अगेन ये सब्जेक्टेड टू द ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी है कि सुपरवाइजर्स एंड अदर्स इंटरव्यू फाइनल कैंडिडेट्स टू मेक द फाइनल चॉइस. बाज़ औक़ात इस तरह भी होता है कि आप
एक एडवर्टाइजमेंट लॉन्च करते हो, उस एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट आपको सीवीज आ जाती हैं, रिज्यूमेज आ जाते हैं, उन सीवीज एंड रिज्यूमेज को आप कॉल कर लेते हो फॉर टेस्ट और इंटरव्यू, और जो लोग टेस्ट और इंटरव्यू क्लियर कर रहे हैं वो एक फाइनल जो फॉर्म है रिक्रूटमेंट के लिए, सिलेक्शन के लिए, उसको फिल करते हैं। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप उनसे एक फॉर्म फिल करवाओ, उस फॉर्म के जरिए ही आप जो लोग उस फॉर्म को फिल करेंगे उन्हीं लोगों को आप कॉल करोगे फॉर टेस्ट एंड इंटरव्यू। सो अगेन कोई रिजिड फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, ये सब्जेक्ट मैटर होगा ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी क्या है, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को प्रोग्रेस करना चाहती है, सो उसके मुताबिक ही आपका डिसीजन मेकिंग वो हो रहा होगा। The recruitment and selection process is a series of hurdles aimed at selecting the best candidates for the job. ठीक है, हमारा मेन मकसद जो हमने शुरू में डेफिनेशन बनाई थी, put the right person at the right job at the right time, तो हम तमाम लोगों को इस तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे, शॉर्टलिस्ट करेंगे कि हमारे पास KSAOs इज इक्वल टू TDR की जो हमने इक्वेशन बनाई थी उसके मुताबिक लोग हायर वो हो जाएं। अब हम पहला टॉपिक इसको डिटेल में शुरू करते हैं कि प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग कैसे की जाएगी। उसमें सबसे पहला स्टेप है बेटा कि एम्प्लॉयमेंट एंड पर्सनल प्लानिंग हम कहते किसको हैं। सो एम्प्लॉयमेंट एंड पर्सनल प्लानिंग is basically the process of deciding what positions the firm will have to fill and how to fill them. ठीक है, सबसे पहले ये डिसाइड करें कि आपके पास प्रोस्पेक्टिव जो सीट्स हैं वो कौन कौन सी हैं, किस किस डिपार्टमेंट में हमें कितने लोगों की जरूरत है। दूसरा पॉइंट हमारे पास है सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग के बारे में याद रखिएगा कि ये प्लानिंग हम सिर्फ टॉप मैनेजमेंट से रिलेटेड लोगों की वो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑर्गेनाइजेशन के CEO को रिप्लेस करना है या CFO को रिप्लेस करना है या COO को रिप्लेस करना है, तो उस सूरत में हम सक्सेशन प्लानिंग वो करेंगे। जो टॉप लेयर के लोग हैं उनके लिए सक्सेशन प्लानिंग वो की जाती है। आप सबको मालूम होगा कि CEO वुड मीन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CFO वुड मीन चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड COO वुड मीन चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। ठीक है, सो टॉप मैनेजमेंट के जो लोग हैं अगर उनमें से कोई छोड़ जाता है तो उसको हम सक्सेशन प्लानिंग के तरीकेकार के जरिए वो हायर करेंगे। द वर्ड सक्सेशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड सक्सेसर। ठीक है, आपका अगला वारिस कौन होगा उसके मुताबिक आप सक्सेशन प्लानिंग अपनी वो करते हो ऑर्गेनाइजेशन के हवाला से। सो सक्सेशन प्लानिंग का तरीकाकार किस तरीके से फॉलो किया जाता है ये भी आज के चैप्टर में हमारी डिस्कशन वो डिटेल में आएगी। अब हमने फोरकास्ट जब करना है फ्यूचर के हवाला से, तो आपका ऑथर लिखता है कि व्हाट टू फोरकास्ट, नंबर 1 इज ओवरऑल पर्सनल नीड, मींस किस किस डिपार्टमेंट में कितने लोग चाहिए। द सप्लाई ऑफ इनसाइड कैंडिडेट्स, अब हमें यह भी देखना पड़ेगा कि थ्रू प्रमोशन, थ्रू जॉब ट्रांसफर एंड प्लेसमेंट्स, अगर हम अपने मौजूदा एम्प्लॉय से ही काम चला सकते हैं तो वो लोग कितने हैं और किस किस जगह पर काम कर रहे हैं। और अगर फर्ज करें कि मौजूदा हमारे कैंडिडेट पूल में लोग मौजूद नहीं हैं जो कि हमारी उस जॉब को फिल कर सकते हैं, तो देयर कैन बी अनदर ऑप्शन द सप्लाई ऑफ आउटसाइड कैंडिडेट्स। तो इसको भी देखा जाएगा कि इनसाइड हमारे पास लोग कितने हो सकते हैं, बाहर से हमारे पास कितने लोग हायर हो सकते हैं। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू फोरकास्ट। सो पर्सनल नीड is the demand side, and then we have the two supply sides which are inside candidates and outside candidates. अब इस सारे प्रोसेस को ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी के साथ हम लिंक अप कर रहे हैं। सपोजिटली ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रेटेजिक प्लान है, इट इज टॉकिंग अबाउट डाइवर्सिफिकेशन। पहला स्टेप यहां पर देखिएगा, डाइवर्सिफिकेशन। अब डाइवर्सिफिकेशन आपको मैंने बताया कई तरह की हो सकती है। इट कैन बी रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, इट कैन बी अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, इट कैन बी हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन अपनी फ्यूचर प्लानिंग किस तरह से कर रही है, किस किस्म के नए SBUs उसको लॉन्च करने हैं, प्रोडक्ट लाइंस किस किस्म की होंगी, रिलेटेड होंगी कि अनरिलेटेड होंगी। सो ये सब हम डिसाइड करेंगे अपने स्ट्रेटेजिक प्लान में।
इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के पास कुछ इंटीग्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी बात हो सकती है, जैसे इंटीग्रेट वर्टिकली। अब इंटीग्रेट वर्टिकली में हमारे पास फॉरवर्ड इंटीग्रेशन भी है, हमारे पास बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी है। तो इंटीग्रेट अगर ऑर्गेनाइजेशन करना चाहती है, अपना सप्लायर और बायर खुद बनना चाहती है, तो उस हवाले से भी ये देखा जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन अगर अपना सप्लायर खुद बन रही है तो किस किस्म के लोगों की जरूरत होगी। ऑर्गेनाइजेशन अगर अपना बायर खुद बन रही है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अपना है, उसके रिटेल आउटलेट्स अपने हैं, उसके होलसेलर्स अपने हैं, तो उस सूरत में भी किस किस्म के लोगों की हमें जरूरत वो हो सकती है। सो ऑर्गेनाइजेशन का जो भी स्ट्रेटेजिक प्लान होगा, चाहे वो डाइवर्सिफिकेशन हो, चाहे वो इंटीग्रेशन हो, या जैसे आपके स्लाइड पे लिखा हुआ है एक्सपैंड जियोग्राफिकली, आप अपने आप को रीजन वाइज अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हो। सपोजेटली आप पहले लोकल लेवल पर काम कर रहे थे, आप लोकल लेवल से रीजनल लेवल से नेशनल लेवल से इंटरनेशनल से डेवलप करते हुए आप मल्टीनेशनल, ग्लोबल। सो ये आपके पास जियोग्राफिक एक्सपेंशन के स्टेप्स और स्टेजेस होती हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं बेटा, जियोग्राफिक एक्सपेंशन की स्टेप्स एंड स्टेजेस। फॉर एग्जांपल, सपोजेटली आप लोकल लेवल पर ऑपरेट कर रहे हो, दैट वुड मीन कि आप गुजरांवाला में आपका बिजनेस है और गुजरांवाला की मार्केट को ही आप सर्व कर रहे हो। रीजनल का मतलब होता है कि आप पंजाब लेवल के ऊपर सर्व कर रहे हो। नेशनल का मतलब होता है कि आप पाकिस्तान लेवल पर सर्व कर रहे हो। इंटरनेशनल का मतलब होता है कि आप पाकिस्तान के अलावा किसी और कंट्री के साथ भी अपनी ट्रेड, अपना बिजनेस वो कर रहे हो। मल्टीनेशनल का मतलब होता है कि आप बहुत से कंट्रीज के साथ अपना बिजनेस वो कर रहे हो। और ग्लोबल का एक जनरली मतलब तो ये होगा कि आप पूरी दुनिया के साथ बिजनेस कर रहे हो, लेकिन ग्लोबल को टेक्स्ट बुक्स में जिस तरह डिफाइन किया जाता है वो ये है कि इफ यू आर ऑपरेटिंग इन मोर देन 50 कंट्रीज, तो आपको एक ग्लोबल एंटरप्राइज के तौर पर हम कंसिडर वो कर सकते हैं। सो हमारे पास जियोग्राफिक एक्सपेंशन की जो हायरार्की बनी वो कुछ इस तरह से है: लोकल, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल, मल्टीनेशनल एंड देन ग्लोबल। ठीक है। इसी तरह अगला पॉइंट जो आपकी साइड पर लिखा हुआ है कि ऑन व्हाट बेसिस शुड वी compete, कि हमारे पास कंपटीशन के लिए वेपन्स ऑफ राइवलरी वो क्या है। हम क्वालिटी पे compete करना चाहते हैं, हम प्रोडक्ट लाइन पे compete करना चाहते हैं, हम अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करके compete करना चाहते हैं, हम डिफरेंशिएशन क्रिएट करके compete करना चाहते हैं। तो आप किस तरीके से compete करोगे, ये सब बातें तो हो गई आपके स्ट्रेटेजिक प्लान का पार्ट। अब ऑर्गेनाइजेशन का जो भी स्ट्रेटेजिक प्लान है कि either they have to go for diversification, integration, geographic expansion, or they have to devise certain ways of competition, हमें यह देखना होगा कि उस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजी के साथ एचआर के जो प्लान्स हैं वो किस तरीके से टाई अप हो रहे हैं। सो एचआर प्लान्स हमारे बनाए जाएंगे, डेवलप किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेटेजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन को जाहिर है सिर्फ एचआर प्लान्स की जरूरत नहीं है, वहां पर फाइनेंशियल प्लान्स भी होंगे, प्रोडक्शन प्लान्स भी होंगे, मार्केटिंग एंड सेल्स प्लान्स भी होंगे। ठीक है। सो तमाम फंक्शनल एरियाज, तमाम डिपार्टमेंट्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, प्रोडक्शन, तमाम एरियाज जो हैं वो अपने अपने प्लान्स, अपनी अपनी स्ट्रेटजीज, अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स वो डेफिनेटली बना रहे होंगे ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक प्लान को देखकर। लेकिन फिल वक्त चूंकि हम एचआरएम के कोर्स में एनरोल्ड हैं, हमें मेन कंसर्न इस बात से होगा कि एचआर की प्लानिंग कैसे की जा रही है। सो जब हम एचआर प्लान की बात करते हैं तो एचआर की प्लानिंग में हमारे पास जो मेन एस्पेक्ट्स शामिल होंगे दैट वुड बी सिक्योरिटी एंड सेफ्टी प्लान, उसके बाद होगा लेबर रिलेशंस प्लान, then we can talk about compensation plan, we can go for training and development plan and then personal plans। और यही हमारे तमाम वो प्लान्स हैं जिनके बारे में अगले चैप्टर्स में हम अपनी डिस्कशन वो करेंगे। आज का जो हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है इसमें बेसिकली हमें बात करनी है पर्सोनल प्लान्स की तरफ। और पर्सोनल प्लान्स में जो मेन चीजें हम डिस्कस करेंगे दैट वुड इंक्लूड पर्सोनल फोरकास्ट्स, इट वुड इंक्लूड रिक्रूटमेंट प्लान्स एंड इट वुड आल्सो टॉक अबाउट एम्प्लॉय सिलेक्शन प्लान्स। ठीक है। ये तीन मेन एरियाज हैं जो इस चैप्टर में हमारे कवर वो हो रहे हैं। अब सबसे पहले बेटा फोरकास्टिंग पर्सोनल नीड्स से हम बात को शुरू करते हैं। जब हमने पर्सोनल नीड्स को फोरकास्ट करना है तो द फर्स्ट थिंग वी नीड टू टॉक अबाउट इज ट्रेंड एनालिसिस। ठीक है। हम हिस्टोरिकली ये देखेंगे कि आप माजी में कितने लोगों को किन बेसिस के ऊपर हायर करते रहे हो, उसी के मुताबिक हम एक ट्रेंड लाइन अपनी बनाएंगे एंड इवेंचुअली हम उन्हीं ट्रेंड्स के मुताबिक नए लोगों को भी रिक्रूट वो कर लेंगे। So the definition on the slide is the study of a firm's past employment needs over a period of years to predict future needs।
कि माजी के सालों को देखते हुए अब आप 3 से 5 साल का एनालिसिस भी कर सकते हो कि पिछले 3 से 5 सालों में हमने किस तरीके से लोगों को हायर किया था, तो वो आपके पास एक ट्रेंड जो है वो आ जाएगा। The second method we have is ratio analysis. रेशियो एनालिसिस में वो कहता है कि a forecasting technique for determining future staff needs by using ratios rather than a causal factor and the number of employees needed. ठीक है कि आप ये देखने की बजाय कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स क्या हैं, आप एक रेशियो डेवलप करते हो। फॉर एग्जांपल, आप 100 यूनिट्स बना रहे थे तो आपको 5 एम्प्लॉइज की जरूरत थी, अब आपने 200 यूनिट्स बनाने शुरू कर दिए, आपको 10 एम्प्लॉइज की जरूरत पड़ गई, आपने 300 यूनिट्स बनाने शुरू कर दिए, आपको 15 एम्प्लॉइज की जरूरत पड़ गई। तो यहां पर अब आप जो बात कर रहे हो वो आप इनपुट टू आउटपुट एक रेशो की बात कर रहे हो। ठीक है, so the ratio analysis assumes that the relationship between the causal factor and the staffing needs is constant. ठीक है, तो हर दफा फॉर एग्जांपल जब आप अपनी प्रोडक्शन को डबल करोगे तो आपको अपने एम्प्लॉयमेंट को भी डबल वो करना है। सो दैट इज हाउ you go for ratio analysis. उसके बाद हमारे पास जो एक थर्ड वे है, सबसे पहले हमने डिस्कस किया ट्रेंड एनालिसिस, फिर हमने बात की रेशियो एनालिसिस। अब जो हमारे पास तरीकेकार आ रहा है बेटा, सो दैट इज टॉकिंग अबाउट स्कैटर प्लॉट। ठीक है, स्कैटर प्लॉट में हमारे पास कोई तरतीब या असूल या फॉर्मूला नहीं होता। स्कैटर प्लॉट में जितने भी लोग हैं वो किसी खास तरतीब के तहत हायर नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर स्लाइड पर देखिएगा, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देख लो। वो कहते हैं कि ग्राफिकल मेथड यूज्ड टू हेल्प आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स हमारे पास क्या है? सपोज हमारे पास एक वेरिएबल है साइज ऑफ हॉस्पिटल और दूसरा वेरिएबल है नंबर ऑफ रजिस्टर्ड नर्सेस। ठीक है, सो अब यहां पर जो रिलेशनशिप हम डेवलप कर रहे हैं, सपोज अगर हॉस्पिटल 200 बेड्स का था, तमाम वार्ड्स में 200 बेड्स थे, तो हमारे पास जो नर्सिंग स्टाफ हमने हायर किया दैट वाज 240। जब हमारे पास हॉस्पिटल का साइज वार्ड्स में बेड्स इंक्रीज हुए 300 तक पहुंचे, तो हमारे पास नर्सिंग स्टाफ हमने हायर किया 20 मोर, दैट इज 260। उसके बाद जब 400 बेड्स का हॉस्पिटल बन जाता है तो नर्सिंग स्टाफ हमारे पास है 470। फॉर 500 बेड्स दैट इज 500, फॉर 600 बेड्स दैट इज 620। तो यहां पर अब कोई तरतीब नहीं है, कोई असूल नहीं है जिसके तहत नंबर ऑफ नर्सेस को आप हायर कर रहे हो तमाम वार्ड्स में पेशेंट्स की सर्विसेज के लिए। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप वुड बी नोन एज स्कैटर प्लॉट। तो 3 तरीके हमारे पास टेक्निकली आए। एक जिसको हमने कहा ट्रेंड एनालिसिस, कि आप माजी को देख लो कि माजी में आपने कितने लोगों को हायर किया था और जितने लोगों को आपने हायर किया था उसी तनासुब से आप आइंदा के लिए भी लोगों की हायरिंग कर लो। दूसरा तरीका हमारे पास जैसा स्लाइड पे लिखा हुआ है रेशियो एनालिसिस, कि आप एक फिक्स्ड रेशियो बना लो और उस फिक्स्ड रेशियो के मुताबिक फिक्स्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वो आप हर दफा हायर करो। और तीसरा मेथड जो आपको मैं यहां पर बता रहा हूं दैट इज स्कैटर प्लॉट, जिसमें कोई डायरेक्ट तरीका हमारे पास नहीं है। अब स्कैटर प्लॉट जब हमारे पास आता है तो स्कैटर प्लॉट को जब हम जो ग्राफिकली प्रेजेंट करें तो इस किस्म का हमारे पास एक ट्रेंड लाइन, एक कर्व वो आ जाएगा। इसमें जो ये आप डॉट्स देख रहे हो, ये डिफरेंट डॉट्स हैं जो डिफरेंट लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट के हमें रिक्वायर्ड थे। ठीक है, या हमने एम्प्लॉय किए, और अगर आप इन सब का एक मीन निकाल लो तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन, एक मीन कर्व आ जाएगा जो कि इनका एवरेज वैल्यू हमें शो कर रहा होगा। सो वहां से भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि नंबर ऑफ बेड्स इन ए हॉस्पिटल कितने इंक्रीज करेंगे और उसके मुताबिक आपको कितनी नर्सेस की जरूरत वो हो सकती है। अब ट्रेंड एनालिसिस और रेशियो एनालिसिस तो हमें काफी हद तक प्रिडिक्टेबल आंसर्स देते हैं, लेकिन स्कैटर प्लॉट के कुछ ड्रॉबैक्स हैं। आप स्कैटर प्लॉट के कुछ ड्रॉबैक्स देख लो। द फर्स्ट ड्रॉबैक वी हैव इज दे फोकस ऑन प्रोजेक्शंस। ठीक है, फ्यूचर नीड्स के बारे में दे फोकस ऑन प्रोजेक्शंस एंड हिस्टोरिकल रिलेशनशिप्स एंड अज्यूम that the firm's existing structure and activities will continue into the future. For example, जैसे भी हमने कहा कि हॉस्पिटल में नंबर ऑफ बेड्स बढ़ रहे हैं, आप नर्सिंग स्टाफ बढ़ाते जा रहे हो, लेकिन सपोजिटली अगर हॉस्पिटल को किसी स्टेज पर पहुंचकर डाउन साइज करना पड़ता है, हॉस्पिटल की कॉस्ट बढ़ जाती है, हॉस्पिटल के रेवेन्यूज कम हो जाते हैं, वो अपने आप को एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी की तरफ लेकर जाने की बजाय वो अपने आप को रिड्यूस करना शुरू कर देते हैं, तो उस सूरत में स्कैटर प्लॉट हमें कोई खास जवाब वो नहीं दे पाता। सेकंड
ड्रॉबैक देखिएगा, they generally do not consider the impact the company's strategic initiatives may have on future staffing levels. ठीक है, सो हमारे पास कंपनी के स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स, इंटीग्रेशन, डाइवर्सिफिकेशन, इनसे रिलेटेड कोई हमें स्टाफिंग लेवल्स की खास प्रेडिक्शन वो स्कैटर प्लॉट में नहीं मिलती, क्योंकि स्कैटर प्लॉट में आपके पास कोई फिक्स रेशो नहीं है, आपने कभी ज्यादा लोग हायर कर लिए, कभी कम लोग हायर कर लिए. The third drawback we have is they tend to support compensation plans that reward managers for managing ever larger staffs and will not uncover managers who expand their staffs irrespective of strategic needs. ठीक है, सो हर दफा एम्प्लॉइज के बारे में जब फैसला किया जा रहा है तो सिर्फ ये देखा जा रहा है, रिवॉर्ड मैनेजर इस बात को विजुअलाइज कर रहा है कि जितना ज्यादा स्टाफ हमारे पास होगा उतना ज्यादा हमें बेनिफिट्स हो सकते हैं, तो वो उस चीज के मुताबिक लोगों को हायर कर रहा है. वो ये नहीं देख रहा कि स्ट्रेटेजिक नीड दरअसल ऑर्गेनाइजेशन की थी क्या. और इसी वजह से अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर या ओवर स्टाफ सिचुएशन क्रिएट हो जाती है या अंडर स्टाफ सिचुएशन क्रिएट वो हो जाती है. The fourth drawback in scatter plot is they tend to bake in the non-productive idea that increases in staffs are inevitable. ठीक है, वो इस बात को घर लेते हैं, वो इस बात का प्रचार शुरू कर देते हैं कि जी हमें ज्यादा से ज्यादा लोग चाहिए, लेकिन वो इस बात को नहीं देखते हैं कि कभी हमें कम लोगों की जरूरत भी हो सकती है, कभी हमें ज्यादा लोगों की जरूरत भी हो सकती है. तो स्कैटर प्लॉट इज नॉट द राइट वे जिससे कि आप फ्यूचर नीड्स को आइडेंटिफाई वो कर सको. The fifth drawback is they tend to validate and institutionalize existing planning process and ways of doing things even in the face of rapid change. ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, इंडस्ट्री में मुल्क के हालात के मुताबिक तेजी से तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं. फॉर एग्जांपल एक बड़ा हमारे पास जो आजकल एक एविडेंट एग्जांपल वो मौजूद है, दैट इज द पैंडेमिक सिचुएशन. सो इस पैंडेमिक सिचुएशन में स्टाफ लेवल हमने कितना हायर करना है, क्या हायर बिल्कुल नहीं करना है. सो इन चीजों के बारे में जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में तब्दीलियां आ रही हैं, इन चीजों के बारे में प्रेडिक्शन वो हमें स्कैटर प्लॉट से इतनी अच्छी अवेलेबल नहीं हो सकती. सो देयर इज नो डाउट कि स्कैटर प्लॉट हमारे पास एक ऑप्शन जरूर है, लेकिन स्कैटर प्लॉट इज नॉट अ गुड ऑप्शन टू फॉलो. Rather, we can go for calculating ratios or we can go for calculating the trend. And also, we should be predicting based upon कि environmental circumstances क्या हैं, और environmental circumstances के मुताबिक अपने strategic plan के मुताबिक हमें कितने लोगों की जरूरत वो हो सकती है. So बेटा ये हमारे पास तीन तरीके थे, ट्रेंड, रेशो एंड स्कैटर प्लॉट, जिससे कि हम डिमांड फॉर द ह्यूमन रिसोर्स वो कैलकुलेट करते हैं क्वांटिटेटिवली अगर हम डिस्कस कर रहे हो. अब हम सप्लाई साइड की तरफ आते हैं कि अब हमने ह्यूमन रिसोर्स की सप्लाई को मैनेज कैसे करना है. सो फोरकास्टिंग द सप्लाई ऑफ इनसाइड कैंडिडेट सबसे पहला टॉपिक हमारा शुरू हो रहा है, और उसमें वो हमें कहता है कि यू हैव टू गो फॉर क्वालिफिकेशंस इन्वेंटरीज. जिस तरह मटेरियल इन्वेंट्री मेंटेन की जाती है, आपके पास इन्वेंट्री रॉ मटेरियल की है, आपके पास इन्वेंट्री फिनिश्ड गुड्स की है, आपके पास इन्वेंट्री वर्क इन प्रोग्रेस की है. जिस तरह आपके पास डिफरेंट तरह की इन्वेंट्रीज मटेरियल के हवाले से मेंटेन की जाती हैं, उसी तरह ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से जब हम वर्ड इन्वेंट्री यूज करेंगे तो वी आर टॉकिंग अबाउट क्वालिफिकेशन इन्वेंट्रीज. ठीक है, और आपको मैंने शुरू के सेशंस में बताया था कि क्वालिफिकेशन वुड मीन दैट KSAOs इज इक्वल टू TDRs. ठीक है, क्वालिफिकेशन का मतलब सिर्फ एजुकेशन वो नहीं होता. So, जब हमने क्वालिफिकेशन इन्वेंट्रीज की बात करनी है तो क्वालिफिकेशन इन्वेंट्रीज के बारे में आपका ऑथर लिखता है कि मैनुअल और कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड्स लिस्टिंग एम्प्लॉइज एजुकेशन, कैरियर एंड डेवलपमेंट इंटरेस्ट्स, लैंग्वेजेस, स्पेशल स्किल्स एंड सो ऑन टू बी यूज्ड इन सिलेक्टिंग इनसाइड कैंडिडेट्स फॉर प्रमोशन. ठीक है बेटा, सो क्वालिफिकेशन इन्वेंट्रीज में हम टेक्निकली स्पीकिंग जो हमने जॉब स्पेसिफिकेशन के पॉइंट्स बनाए थे, KSAOs, नॉलेज, स्किल, एबिलिटी एंड अदर पर्सनैलिटी ट्रेट्स, उनके बारे में पूरी लिस्ट प्रिपेयर कर लेते हैं कि किस किस्म के लोग आपको रिक्वायर्ड होंगे अपनी जॉब्स के लिए. सो उस हवाले से हम एक मैनुअल सिस्टम को भी यूज कर सकते हैं, रिप्लेसमेंट चार्ट्स का एक कॉन्सेप्ट भी डेवलप कर सकते हैं. इनकी डेफिनेशंस देख लीजिए. सबसे पहला कॉन्सेप्ट बेटा हमारे पास आ रहा है पर्सनल रिप्लेसमेंट चार्ट्स.
पर्सोनल रिप्लेसमेंट चार्ट्स का मतलब यह है कि आप ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की बनाओ, आप एक ऑर्गेनोग्राम बनाओ, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डायग्राम बनाओ, और उस स्ट्रक्चर डायग्राम के अंदर आप एक पंच इन कार्ड्स की तरह, पंच इन मार्क्स की तरह आप एक रिकॉर्ड मेंटेन कर लो कि आपको कितने लोगों की जरूरत कब होगी। ठीक है, इसको भी आपको मैं अगली स्लाइड के ऊपर इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन वो दिखाता हूं। अभी इसकी डेफिनेशन देख लो। वो कहते हैं कि पर्सनल रिप्लेसमेंट चार्ट्स क्या चीज है? कंपनी रिकॉर्ड्स शोइंग प्रेजेंट परफॉर्मेंस एंड प्रमोटेबिलिटी ऑफ इनसाइड कैंडिडेट्स फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशंस। ओके, सो इस डेफिनेशन में एक वर्ड टेक्निकल हमारे पास आ रहा है, प्रमोटेबिलिटी। प्रमोटेबिलिटी का मतलब होता है वो काबिलियतें, वो खसूसियात जिनकी बेसिस पर किसी शख्स को प्रमोट किया जाए। ठीक है, उसको हम कहते हैं प्रमोटेबिलिटी। एक और वर्ड आप नोट कर सकते हैं विच इज नोन एज एम्प्लॉयबिलिटी। एम्प्लॉयबिलिटी का मतलब होता है वो कैपेबिलिटीज, वो खसूसियात, वो स्किल्स जो एक पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए आपको चाहिए। तो जो एक पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए आपको चाहिए, दे आर नोन एज एम्प्लॉयबिलिटी। और अगर आपके पास उस जॉब रिक्वायरमेंट से भी ज्यादा कैपेबिलिटीज हैं तो फिर हम उसको काउंट कर सकते हैं एज प्रमोटेबिलिटी। ठीक है, यहां पर एक तीसरा वर्ड हमारा टेक्निकली डिस्कस किया जा सकता है विच इज नोन एज मार्केटेबिलिटी। मार्केटेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जब किसी शख्स की एम्प्लॉयबिलिटी भी हाई हो और उसकी प्रमोटेबिलिटी भी हाई हो तो वो शख्स इज द रिक्वायर्ड पर्सन बाय अदर ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल। ठीक है, उसके लिए हम एक और एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हैं, एम्प्लॉय पाउचिंग। एम्प्लॉय पाउचिंग का मतलब ये होता है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन से लोगों को प्रमोट करने की बजाय बाहर से किसी और ऑर्गेनाइजेशन के बंदे को हायर कर लो। तो अगर आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन के बंदे को हायर कर रहे हो तो दैट वुड मीन दैट यू आर गोइंग फॉर एम्प्लॉय पाउचिंग। ठीक है, और एम्प्लॉय पाउचिंग उसी वक्त ही की जा रही होगी जब उस शख्स की एम्प्लॉयबिलिटी और प्रमोटेबिलिटी हाई हो। जब उसकी एम्प्लॉयबिलिटी और प्रमोटेबिलिटी हाई होगी तो ऑब्वियसली उसकी मार्केटेबिलिटी भी हाई है और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन उसको हायर वो करना चाह रही है। ठीक है, सो फिर से बेटा डेफिनेशन देखिए, पर्सनल रिप्लेसमेंट चार्ट्स, उसके बारे में वो कह रहा है कि कंपनी रिकॉर्ड्स शोइंग प्रेजेंट परफॉर्मेंस एंड प्रमोटेबिलिटी ऑफ इनसाइड कैंडिडेट्स फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशंस। और आमतौर पर वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन है जो मुराद है वो आपकी टॉप मैनेजमेंट की जो पोजीशंस हैं जिसके लिए हम सक्सेशन प्लानिंग करते हैं, वो वाली मुराद है। दूसरी चीज, अगर हम रिप्लेसमेंट चार्ट्स नहीं बनाना चाहते हैं तो वी कैन गो फॉर पोजीशन रिप्लेसमेंट कार्ड। ठीक है, पोजीशन रिप्लेसमेंट कार्ड फॉर एग्जाम्पल उसकी वो डेफिनेशन बना रहा है कि अ कार्ड प्रिपेयर्ड फॉर ईच पोजीशन इन ए कंपनी टू शो पॉसिबल रिप्लेसमेंट कैंडिडेट्स एंड देयर क्वालिफिकेशंस। ठीक है, फिर से डेफिनेशन देखिए, अ कार्ड प्रिपेयर्ड फॉर ईच पोजीशन इन ए कंपनी टू शो पॉसिबल रिप्लेसमेंट कैंडिडेट्स एंड देयर क्वालिफिकेशंस। तो हम एक कार्ड डेवलप कर सकते हैं जिस कार्ड के ऊपर फ्यूचर नीड्स के मुताबिक किन लोगों को प्रमोट किया जाना है उसकी सारी फहरिस्त वो लिखी गई होगी। अब काइंडली आप रिप्लेसमेंट चार्ट की एक एग्जांपल देख लो, और अगर बेटा कोई सवाल आपके जहन में आए तो प्लीज आप उसको चैट रूम में पूछ सकते हो। अब यह आपके पास जो डायग्राम है, दिस इज द रिप्लेसमेंट चार्ट। इस रिप्लेसमेंट चार्ट में हमारे पास सबसे ऊपर है डिवीजन वाइस प्रेसिडेंट, और डिवीजन वाइस प्रेसिडेंट के लिए हम अपनी रिप्लेसमेंट वो ढूंढ रहे हैं। उन रिप्लेसमेंट्स में हमारे पास पॉसिबिलिटी है वाइस प्रेसिडेंट प्रोडक्शन, वाइस प्रेसिडेंट सेल्स एंड वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस। ठीक है, ये तीन लोग हैं जो डिविजनल वाइस प्रेसिडेंट को रिप्लेस वो कर सकते हैं। अब इन तीनों के साथ हमने कुछ कलर टैग्स यहां पर लगाए हुए हैं। इन कलर टैग्स को आप ये स्लाइड में नीचे की तरफ देखिए, लिखा हुआ है प्रेजेंट परफॉर्मेंस, और उस प्रेजेंट परफॉर्मेंस को हमने तीन कलर ट्रायंगल्स के साथ एसोसिएट किया हुआ है। सबसे पहले हमारे पास आउटस्टैंडिंग के लिए कलर ट्रायंगल है, फिर सेटिस्फैक्टरी के लिए कलर ट्रायंगल है, और फिर हमारे पास
नीड्स इंप्रूवमेंट के लिए कलर ट्रायंगल है। ये 3 कलर ट्रायंगल्स जो हैं, डिफरेंट कलर्स जो हैं, वो हमें डिफरेंट लेवल ऑफ प्रेजेंट परफॉर्मेंस वो बता रहे हैं। ओके, मुझसे सवाल पूछा जा रहा है कि एम्प्लॉयबिलिटी क्या होता है। बेटा, एम्प्लॉयबिलिटी का मतलब होता है कि आपके पास करंट जॉब को परफॉर्म करने के लिए राइट सेट ऑफ नॉलेज, स्किल एंड एबिलिटी वो मौजूद है। तो अगर आपके पास राइट सेट ऑफ नॉलेज, स्किल एंड एबिलिटी मौजूद हो तो उसको हम कहते हैं एम्प्लॉयबिलिटी। लेकिन अगर आपके पास राइट स्किल सेट के अलावा भी नॉलेज, स्किल एंड एबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में स्किल्स मौजूद हैं अपनी एम्प्लॉयबिलिटी से ज्यादा, तो फिर वो बन सकता है प्रमोटेबिलिटी, कि आपको उसी जॉब से रिलेटेड अब प्रमोट भी किया जा सकता है उसी डिपार्टमेंट में या इवन किसी और डिपार्टमेंट में भी। ठीक है, सो प्रमोटेबिलिटी का वर्ड उस वक्त काउंट होगा जब आपकी जॉब रिक्वायरमेंट से ज्यादा आपके नॉलेज, स्किल एंड एबिलिटी वो मौजूद हो, या फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव जॉब के बारे में आपके पास नॉलेज, स्किल एंड एबिलिटी वो मौजूद हो, तो दैट वुड बी नोन एज प्रमोटेबिलिटी। लेकिन करंट जॉब के हवाले से दैट इज नोन एज एम्प्लॉयबिलिटी। सो अब हमने यहां पे ये देखना है कि डिवीजन वाइस प्रेसिडेंट के लिए, अब आपको ये एम्प्लॉयबिलिटी और प्रमोटेबिलिटी मैं यहां साइड पे भी एक्सप्लेन करता हूं। डिवीजन वाइस प्रेसिडेंट के लिए हमने देखना है कि अगला बंदा प्रमोट कौन होगा। सो वाइस प्रेसिडेंट प्रोडक्शन, वाइस प्रेसिडेंट सेल्स एंड वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस, ये 3 लोग हमारे पास मौजूद हैं। इनमें से प्रेजेंट परफॉर्मेंस, याद रखिएगा, ये प्रेजेंट परफॉर्मेंस के आप ट्रायंगल्स देख रहे हो, कलर ट्रायंगल्स, ये है एम्प्लॉयबिलिटी। और प्रमोशन पोटेंशियल, ये जो स्क्वायर्स बने हुए हैं कलर्ड, इसको हम कहते हैं प्रमोटेबिलिटी। ठीक है, द ट्रायंगल्स दे आर एम्प्लॉयबिलिटी, जिसमें कि आपकी प्रेजेंट परफॉर्मेंस काउंट हो रही है, और द कलर्ड आपके जो ये स्क्वायर्स हैं, दे आर योर प्रमोटेबिलिटी कॉन्टेक्स्ट। ठीक है बेटा, सो अगर आपकी प्रेजेंट परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है तो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी हाई है, अगर आपकी प्रेजेंट परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी है तो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी नॉर्मल है, और अगर आपकी करंट परफॉर्मेंस नीड्स इंप्रूवमेंट है तो आपकी करंट एम्प्लॉयबिलिटी में डेफिशिएंसी है। इसी तरह अगर आपको फौरन प्रमोट किया जा सकता है, यू आर रेडी नाउ टू बी प्रमोटेड, तो दैट मीन्स कि आपकी प्रमोटेबिलिटी हाई है। अगर आपको प्रमोट होने में अभी कुछ ट्रेनिंग की जरूरत है तो आपकी प्रमोटेबिलिटी कम है, और अगर आपको प्रमोट नहीं किया जा सकता तो आपकी प्रमोटेबिलिटी क्वेश्चनेबल है। ठीक है, अब आपके पास ये 2 तरह के कॉन्टेक्स्ट आ गए, एम्प्लॉयबिलिटी के हवाले से और प्रमोटेबिलिटी के हवाले से। अब आपने क्या करना होता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट कलर टैग्स वो लगाने होते हैं, और ये बात याद रखिएगा कि ऐन मुमकिन है कि किसी शख्स की एम्प्लॉयबिलिटी ज्यादा हो, प्रमोटेबिलिटी कम हो। यह भी हो सकता है कि किसी शख्स की प्रमोटेबिलिटी ज्यादा हो और एम्प्लॉयबिलिटी भी कम हो, यह मुमकिन है। ठीक है, सो यहां पर हमने 3 लोगों के लिए, वाइस प्रेसिडेंट प्रोडक्शन, वाइस प्रेसिडेंट सेल्स, वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस, इन लोगों के साथ कलर टैग्स वो लगाए। अब इस बात का मतलब बेसिकली क्या होगा कि वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस जो है वो नीड्स इंप्रूवमेंट है करंट परफॉर्मेंस में, और क्वेश्चनेबल है उसकी प्रमोशन। जिसके बरक्स वाइस प्रेसिडेंट प्रोडक्शन जो है उसकी परफॉर्मेंस भी आउटस्टैंडिंग है और वो प्रमोट भी किया जा सकता है, मीन उसके पास एम्प्लॉयबिलिटी भी है और उसके पास प्रमोटेबिलिटी भी वो मौजूद है। एनी क्वेश्चन बेटा? यू कैन आस्क इन द चैट रूम। एक स्टेप आगे चलते हैं। इन तमाम कामों को करने के लिए हमारे पास कुछ कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स वो मौजूद हैं, जिनको हम ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के नाम से अब याद करेंगे। सो HRIS, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, मींस कंप्यूटराइज्ड इन्वेंटरी ऑफ इंफॉर्मेशन that can be accessed to determine employees' background, experience, and skills that may include work experience codes, product and service knowledge, industry experience, formal education. तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक कंप्यूटराइज्ड रिपोजिटरी होगी, कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस होगी, जिसके अंदर तमाम एम्प्लॉइज का सारा रिकॉर्ड वो मौजूद होगा, और हम उस रिकॉर्ड से
इजीली देख सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी काबिलियत के लोग मौजूद हैं, ताकि हम फ्यूचर नीड्स के मुताबिक उन लोगों की एक्सपर्टीज को, उन लोगों की स्किल्स को यूज वो कर सकें। और उन रिकॉर्ड्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हमें चाहिए होंगी, दैट वुड इंक्लूड जो भी पॉइंट स्लाइड के ऊपर लिखे हुए हैं, वर्क एक्सपीरियंस कोड्स, प्रोडक्ट एंड सर्विस नॉलेज, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, फॉर्मल एजुकेशन एंड एक्सेट्रा। अब फोरकास्टिंग द सप्लाई ऑफ आउटसाइड कैंडिडेट्स के ऊपर हम बात शुरू करते हैं। फैक्टर्स इंपैक्टिंग द सप्लाई ऑफ आउटसाइड कैंडिडेट्स, ठीक है, वो क्या क्या चीजें हैं जो कि मुतासर करेंगी ऑर्गेनाइजेशन को जब वो बाहर से लोगों को हायर करने के बारे में वो सोच रहे हैं। तो सबसे पहली चीज जो बेटा हम यहां पर विजुअलाइज कर रहे हैं, दैट वुड बी द इकोनॉमिक कंडीशन। अब जब एक कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन को डिस्कस किया जाता है तो इकोनॉमिक सिचुएशन से मुराद है कि उस कंट्री के जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनके बारे में आपके पास डेटा वो मौजूद हो। और मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या हो सकते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कैन बी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, इट कैन बी जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन, इट कैन बी नेशनल इनकम, इट कैन बी बजट डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट, इट कैन बी बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, it can be consumer price index, inflation, interest, unemployment rates। बहुत सारे हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं। सो पहली चीज जो आपको एडवाइस की जा रही है कि जब आपने आउटसाइड सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्स को देखना है तो आप ये देखो कि उस कंट्री के इकोनॉमिक हालात वो कैसे हैं, और उन इकोनॉमिक हालात के मुताबिक आप विजुअलाइज कर सको कि आपको फर्दर कितने लोगों की जरूरत होगी और किस तरीके से आपको चीजों को मैनेज करना है। सेकेंड पॉइंट जो कहता है कि इंपैक्ट करेगा आपके डिसीजन ऑफ हायरिंग द पीपल फ्रॉम आउटसाइड को, दैट इज एक्सपेक्टेड अनएम्प्लॉयमेंट रेट। कि आइंदा फ्यूचर के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट अगले माली साल में वो अनएम्प्लॉयमेंट कितनी हो सकती है, किस किस सेक्टर में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है। सो ये तमाम चीजें आपको पता होनी चाहिए जब आप सप्लाई ऑफ आउटसाइड कैंडिडेट्स की बात वो कर रहे हो, ठीक है। नो डाउट इतना लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस आमतौर पर मैनेज नहीं करती, लेकिन जूं आपकी ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा होता जाएगा, आप 5000 वर्कर्स, 10,000 वर्कर्स की कंपनी के लिए काम कर रहे हो, तो वहां पर बेटा फिर ये जो मैक्रो इकोनॉमिक इफेक्ट्स होते हैं ये ज्यादा एविडेंट नजर वो आ रहे होते हैं। एक छोटा सा कारखाना जिसमें टोटल 2 मजदूर काम कर रहे हैं, 6 मजदूर काम कर रहे हैं, वहां पर हो सकता है कि इस बात का इतना इंपैक्ट आपको विजिबली नजर वो ना आए, अलबत्ता इंपैक्ट होगा जरूर। उन लोगों का पर कैपिटा इनकम, उन लोगों के एक्सपेंसेस, उन लोगों के रेवेन्यूज, बहुत सारी चीजें इकोनॉमिकली इफेक्ट वो कर रही होती हैं। दूसरी चीज देखिएगा कि जब हम फोरकास्टिंग द सप्लाई ऑफ आउटसाइड कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं तो दैट इज सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, कि ये आपको बातें पता कहां से चलेंगी। सो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए सबसे पहले वो कहता है कि पीरियोडिक फोरकास्ट इन बिजनेस पब्लिकेशंस, ठीक है। अब हमारे पास बहुत सारी बिजनेस पब्लिकेशंस अवेलेबल होती हैं, जर्नल्स भी हैं, हमारे पास डिफरेंट आर्टिकल्स भी आते रहते हैं, हमारे पास बिजनेस प्रोफेशनल जो आपके मैगजीन्स होते हैं वो भी होते हैं जिनमें के फोरकास्टिंग्स मौजूद होती हैं। इसके अलावा मैं आपको रेफर करूंगा कि आप इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, ये एक डॉक्यूमेंट आपको इजीली मिल जाएगा इंटरनेट से, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, एंड यू कैन इजीली डाउनलोड इट फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वेबसाइट, ठीक है। तो वहां से आप इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान का डॉक्यूमेंट डाउनलोड करो। उस डॉक्यूमेंट के अंदर अगले माली साल के लिए भी और पिछले माली साल के हवाले से भी आपके पास इकोनॉमिक कंडीशंस का डेटा जो है वो मौजूद होगा, ठीक है। इसके अलावा स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान, बहुत सारे इस तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं। बिजनेस रिकॉर्डर आप ले सकते हो, मार्केट से भी अवेलेबल है, नेट से भी डाउनलोड आप कर सकते हो। सो बिजनेस रिकॉर्डर का जो मैगजीन है वो भी आपको इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड कर सकता है। इसके अलावा बहुत सारी ऑनलाइन इकोनॉमिक प्रोजेक्शन भी आपको अवेलेबल होती हैं, आपके पास कंट्री रिपोर्ट्स अवेलेबल होती हैं, आपके जो मिनिस्ट्रीज हैं उनकी वेबसाइट्स पर भी डेटा दिया हुआ होता है। वर्ल्ड बैंक, IMF, बहुत सारे आपके ऐसे फोरम्स हैं जहां से आपको इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ अ कंट्री के बारे में डेटा वो अवेलेबल हो जाएगा। अब इफेक्टिव रिक्रूटिंग का टॉपिक वो आपका शुरू कर रहे हैं। इफेक्टिव रिक्रूटिंग के बारे में कहा जाता है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्रूटिंग वो क्या क्या है। सबसे पहली चीज वो डिस्कस करता है लूमिंग अंडर सप्लाई ऑफ वर्कर्स, ठीक है। आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर हमारे पास वर्कर्स की अवेलेबिलिटी रिड्यूस कर रही है तो उस सूरत में अब हम क्या करें। क्या हम टेक्नोलॉजी का सहारा ले लें, क्या हम करंट एम्प्लॉयज की कैपेबिलिटीज को बढ़ा लें। तो यू हैव टू सी कि क्या क्या इफेक्ट्स हैं जो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर अंडर सप्लाई ऑफ वर्कर्स की वजह से आ रहे हैं।
नंबर 2, लेसनिंग ऑफ द ट्रेंड इन आउटसोर्सिंग ऑफ जॉब्स, कि पहले आप बहुत सा काम बाहर की कंपनी से करवाते थे, आप अपनी प्रोडक्शन बाहर से करवाते थे, आप बहुत सारी चीजों को आउटसोर्स, बहुत सारे फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस को आउटसोर्स करते थे। अब आपको ये देखना है कि ट्रेंड जो है आउटसोर्सिंग का आपके कंट्री में, आपके इलाके में वो कम हो रहा है या इवन ज्यादा हो रहा है, तो दोनों केसेस में आपको अपने रिक्रूटमेंट को प्लान वो करना पड़ेगा। इसी तरह इंक्रीजिंगली फ्यूअर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, ठीक है, कि जी वक्त के साथ साथ मार्केट में जो क्वालिफाइड लोग हैं वो आपको अवेलेबल नहीं हो रहे हैं। एजुकेटेड लोग तो अवेलेबल हैं लेकिन क्वालिफाइड अवेलेबल नहीं है, ठीक है। क्वालिफाइड का मतलब, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसका मतलब होगा कि लोगों के पास जो नॉलेज, स्किल एंड एबिलिटी है वो आपकी जॉब रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो, ठीक है। और यही वो फैक्टर है जिसको हम एक बहुत तवील डिस्कशन में इन्वॉल्व करते हैं, विच इज रिलेटेड टू द डिफरेंस बिटवीन एकेडमिक एजुकेशन एंड इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, जिसकी वजह से देयर इज ए वाइडनिंग गैप बिटवीन द एकेडमिया एंड इंडस्ट्री, ठीक है। ये एक बड़ी डिस्कशन है, इसके ऊपर बड़ा काम किया जा रहा है कि वो स्टूडेंट्स, वो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स जो यूनिवर्सिटी से डिग्रीज लेकर मार्केट में आते हैं, उनके पास वो स्किल्स नहीं होती जो इंडस्ट्री को रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो इसकी वजह से एक गैप क्रिएट होता है। देयरफॉर अब हमको ये भी देखना पड़ेगा कि लोग एजुकेटेड तो मार्केट में हैं, लेकिन एजुकेटेड होने के अलावा भी उनके पास क्वालिफिकेशन जो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वो नहीं है, ठीक है। The second point on the slide is internal factors affecting recruiting. ये तो कुछ फैक्टर्स जो एक्सटर्नली इफेक्ट कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इंटरनल फैक्टर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। इंटरनल फैक्टर्स के बारे में वो कहता है कि the consistency of the firm's recruitment efforts with its strategic goal. आपको ये देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेटेजिक प्लान था क्या, और उस स्ट्रेटेजिक प्लान के मुताबिक क्या आपने अपनी रिक्रूटमेंट एफर्ट्स मैनेज की थी या नहीं की थी। फॉर एग्जांपल, आपको बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेट करना है, आपको फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेट करना है, आपको रिलेटेड या अनरिलेटेड डिवर्सिफिकेशन की तरफ जाना है, तो क्या इन स्ट्रेटेजीज के मुताबिक आपने रिक्रूटमेंट की थी या नहीं की थी। सेकेंड पॉइंट, द अवेलेबल रिसोर्सेज, टाइप्स ऑफ जॉब्स टू बी रिक्रूटेड एंड चॉइस ऑफ रिक्रूटिंग मेथड्स, ठीक है। आपके पास क्या किन किन रिसोर्सेज के जरिए अपना प्रोडक्शन का काम वो चल रहा है, आपके पास जॉब्स कौन सी हैं जो रिक्वायर्ड हैं, आपको रिक्रूटमेंट मेथड्स कौन से यूज करने हैं, तो ये तमाम चीजें इफेक्ट कर रही होंगी आपकी रिक्रूटिंग इफेक्टिवनेस को। Second last point on the slide is non-recruitment HR issues and policies, जिसमें फॉर एग्जांपल कॉस्ट आ सकती है, आपका प्रोडक्शन लेवल आ सकता है, तो ये चीजें भी हमें सोचनी और देखनी है कि आपके पास रिक्रूटमेंट इश्यूज, HR इश्यूज के अलावा भी जो ऑर्गेनाइजेशनल मैटर्स हैं वो किस तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं। लेबर यूनियन के बहुत से इश्यूज हो सकते हैं, आपके लेबर पॉलिसीज हो सकती हैं, कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन जो इंटरनली लोगों को इफेक्ट कर रही है वो इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है लाइन एंड स्टाफ कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, ओके, कि लोग जो वहां पर चीजों को मैनेज करवा रहे हैं, जो मैनेजर्स हैं, उनका अपने स्टाफ के साथ कैसा ताल्लुक है, एचआर का अपने मैनेजर्स के साथ कैसा ताल्लुक है। सो वो कोऑर्डिनेशन, वो कोऑपरेशन जो एम्प्लॉइज के माबैन मौजूद है, वो भी इस बात को डिटरमिन कर रही होगी कि आपकी रिक्रूटिंग जो इफेक्टिवनेस है वो कितनी पॉजिटिव है, कितनी बेहतर है, कितनी अच्छी है। इफेक्टिव रिक्रूटिंग के हवाले से देयर आर सर्टेन एडवांटेजेस ऑफ सेंट्रलाइजिंग रिक्रूटमेंट। अब सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट का मतलब ये होता है कि सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट ब्रांचेस हैं, लेकिन उन ब्रांचेस में जितनी भी हायरिंग होगी वो सारा हेड ऑफिस करेगा। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं सेंट्रलाइजिंग रिक्रूटमेंट, ठीक है। या एक एचआर का डिपार्टमेंट होगा और तमाम डिपार्टमेंट्स, तमाम ऑर्गेनाइजेशन के जो एसपीयूज हैं, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स हैं, उन सबको वही डिपार्टमेंट मैनेज कर रहा होगा। So, अब उसके हम कुछ एडवांटेजेस देखते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेंट्रलाइजिंग रिक्रूटमेंट। पहला एडवांटेज है बेटा, स्ट्रेंथन्स एम्प्लॉयमेंट ब्रांड, ठीक है। आपकी एक पहचान बन जाती है कि जी आपको जी हेड ऑफिस ने वो हायर किया। दूसरा पॉइंट, ईज इन अप्लाइंग स्ट्रेटेजिक प्रिंसिपल्स। अब चूंकि हेड ऑफिस को अंदाजा है कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेटेजिक प्लान क्या है, तो जाहिर है कि उसके मुताबिक ही वो लोगों को हायर करेंगे।
नंबर 3, reduces duplication of HR activities. आपको हर एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट में, हर एक ब्रांच में वो सेपरेट एचआर डिपार्टमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। सारे का सारा जो एचआर का काम होगा वो हेड ऑफिस में सेंट्रलाइज तरीके से वो मैनेज हो रहा है। उसके बाद बेटा हमारे पास पॉइंट है reduces the cost of new HR technologies. सारा काम चूंकि सेंट्रलाइज तरीके से किया जा रहा है तो एचआर टेक्नोलॉजीज जो है वो आपको रिपीटेडली नहीं चाहिए होंगी, रिडंडेंसी इन एचआर टेक्नोलॉजीज रिक्वायर्ड नहीं है। इसी तरह बिल्ड्स टीम्स ऑफ एचआर एक्सपर्ट्स। आपका जो एचआर का डिपार्टमेंट है वही लोग एक्सपर्ट होंगे तमाम ब्रांचेस के लिए, तमाम एसपीयूज के लिए, हर प्रोडक्ट लाइन के लिए कि वो रिस्पेक्टिव लोगों को हायर करें। प्रोवाइड्स फॉर बेटर मेजरमेंट ऑफ एचआर परफॉर्मेंस, अगर आप सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट करते हो, एंड अलाउज फॉर द शेयरिंग ऑफ एप्लीकेंट पूल। ठीक है कि अगर एक डिपार्टमेंट में या एक एसबीयू में, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट में आपको लगता है कि ओवर स्टाफ हो गया है, दूसरी जगह पर अंडर स्टाफ्ड है, तो हेड ऑफिस चूंकि हर चीज को मैनेज कर रहा है तो वो ऑटोमेटिकली ओवर स्टाफ्ड जो डिपार्टमेंट या ओवर स्टाफ जो ब्रांच है वहां से अंडर स्टाफ डिपार्टमेंट या अंडर स्टाफ ब्रांच की तरफ वो लोगों को भेज देंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ मुमकिन हो पाता है अगर आपके पास एचआर के जो फंक्शंस हैं वो सारे के सारे सेंट्रलाइज्ड ऑपरेट वो कर रहे हो। अब हमारे पास बेटा कुछ सैंपल एक्सेप्टेबल क्वेश्चंस हैं कि जब आपने कैंडिडेट को जॉब ऑफर की तो उस जॉब ऑफर के साथ आपको किस किस्म के सवाल वो पूछने चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा कि ये सिर्फ एक सैंपल हमारे पास सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा भी इनसे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस हैं जो आप पूछ सकते हो व्हेन यू आर गोइंग टू ऑफर अ जॉब टू पर्टिकुलर कैंडिडेट। अब जब आप एक कैंडिडेट को जॉब ऑफर कर रहे हो तो द फर्स्ट क्वेश्चन यू मे आस्क वुड बी, Do you have any responsibilities that conflict with job vacancy? ठीक है, कि जो जॉब आपने एडवर्टाइज की हुई है उस जॉब रिक्वायरमेंट के साथ उस शख्स के ऊपर कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है कि वो उस जॉब को ठीक तरीके से परफॉर्म ना कर सके। फॉर एग्जाम्पल, सपोजिटली एक शख्स के ऊपर डिपेंडेंट उसके पेरेंट्स हैं और वो किसी वजह से अपने शहर को छोड़कर ज्यादा देर के लिए दूसरे शहरों का विजिट नहीं कर सकता, जबकि जॉब की रिक्वायरमेंट ये है कि उसको बहुत ज्यादा ट्रेवल करना है। ठीक है, तो इस सूरत में आपकी जो डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएगी, क्लैश में आ जाएगी। राइट, देयरफॉर हम पहले से कैंडिडेट से ये बातें कंफर्म कर लेते हैं कि डू यू हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट कॉन्फ्लिक्ट विद द जॉब वैकेंसी। ठीक है, अगर उसकी कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि जॉब वैकेंसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही हो तो मे बी हम उसको किसी ऐसी जॉब के लिए कंसीडर कर सकें कि जहां पर ट्रैवलिंग ज्यादा इन्वॉल्व ना हो। ठीक है, अदरवाइज ऑब्वियसली वी हैव टू गो फॉर एन एक्सक्यूज। द सेकंड क्वेश्चन कैन बी, हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड एट योर प्रेजेंट एड्रेस। ठीक है, हमें यह भी देखना है कि क्या वो उस जगह का असल रिहायशी है कि वो कहीं से माइग्रेट करके आया हुआ है। नंबर 3, डू यू हैव एनी रिलेटिव्स वर्किंग फॉर दिस कंपनी। तो वो रिलेटिव्स की जो परफॉर्मेंस होगी वो हमारे लिए रेफरेंस पॉइंट भी बन जाती है। इसी तरह डू यू हैव एनी फिजिकल डिफेक्ट्स दैट वुड प्रिवेंट यू फ्रॉम परफॉर्मिंग सर्टेन जॉब्स वेयर टू योर नॉलेज वैकेंसीज एग्जिस्ट। ठीक है, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि फिजिकल डिफेक्ट्स के बारे में जब आप सवाल पूछ रहे हो तो रिमेंबर के हमारे मुल्क में भी डिसेबिलिटी एक्ट मौजूद है। ठीक है, और आपको यह देखना होगा जिसके लिए आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कि क्या उसकी डिसेबिलिटी या फिजिकल डिफेक्ट उस जॉब रिक्वायरमेंट के लिए रिक्वायर्ड है या नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे शुरू में एक एग्जाम्पल डिस्कस की थी कि यू आर हायरिंग एन अकाउंटेंट एंड सपोजिटली इफ द अकाउंटेंट कैन नॉट वॉक। ठीक है, अब वॉकिंग इज समथिंग विच इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद द जॉब रिक्वायरमेंट ऑफ एन अकाउंटेंट। ठीक है बेटा, therefore we have to be very much careful कि जब हम फिजिकल मेंटल डिफेक्ट्स के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हमें यह बात जस्टिफाई करनी पड़ेगी कि क्या वो डिफेक्ट जॉब के साथ रिक्वायर्ड जॉब को परफॉर्म करने के लिए उस डिफेक्ट का होना या ना होना क्या असर डालेगा। फिफ्थ पॉइंट देखिएगा, वो कहते हैं कि डू यू हैव एडिक्वेट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू गेट टू वर्क। कि आपको ऑफिस की कन्वेंस यूज करनी है। ठीक है, ये तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है जब आप लोगों को जॉब ऑफर वो हायर कर रहे हो।
ओके बेटा, द नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन आस्क इज क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर हमारे लिखा हुआ है कि हैव यू हैड एनी मेजर इलनेस रिलेटेड और अनरिलेटेड इन द पास्ट 10 years। ठीक है, सो ये क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, डू यू एवर बीन convicted of a felony or do you have a history of being a violent person? This is very important question to avoid a negating hiring or retention charge। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर सिक्योरिटी क्लियरेंस का इशू डिस्कस किया जाता है कि आपके खिलाफ पहले कोई केस, पुलिस केस तो फाइल नहीं हुआ, आपको कभी जेल तो नहीं हुई। तो इस किस्म के क्वेश्चंस जो है वो आप पूछ सकते हो बेस्ड अपॉन कि आपकी जॉब रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और उन जॉब रिक्वायरमेंट्स में वो इंक्वायरी आप क्यों कर रहे हो। लेकिन याद रखिएगा कि जो भी क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, आपके क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की जो खिलाफ वर्जी है वो ना हो रही हो। ठीक है, अगर इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की खिलाफ वर्जी हो रही होगी तो उस केस में आप वो क्वेश्चन नहीं पूछ सकते और वो कैंडिडेट लायबल नहीं होगा कि आपको उस बात का जवाब भी वो प्रोवाइड करे। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं बेटा। यहां पे हम बात कर रहे हैं मेजरिंग रिक्रूटिंग इफेक्टिवनेस। अब सबसे पहला टॉपिक उसमें आ रहा है कि व्हाट टू मेजर एंड हाउ टू मेजर। अब व्हाट टू मेजर एंड हाउ टू मेजर में वो कहता है कि हाउ मेनी क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स वर अट्रैक्टेड फ्रॉम ईच रिक्रूटमेंट सोर्स। हम ये देखेंगे कि जहां जहां पर हमने जॉब को एडवर्टाइज किया वहां से कितने लोगों ने हमें जॉब के लिए अप्लाई किया, कितने लोगों ने हमें जॉब के लिए अप्लाई किया रीडिंग द एडवर्टाइजमेंट थ्रू न्यूज़पेपर एड, कितनों ने हमें प्रिंट मीडिया, अदर प्रिंट मीडिया के जरिए जॉब के लिए अप्लाई किया, कितनों ने हमें इंटरनेट के जरिए जॉब के लिए अप्लाई किया। तो आपको ये देखना होगा कि हाउ मेनी क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स वर अट्रैक्टेड फ्रॉम ईच रिक्रूटमेंट सोर्स। ठीक है, बाज़ औक़ात ये होता है कि आप रिक्रूटमेंट एजेंसीज का भी सहारा ले लेते हो। रिक्रूटमेंट एजेंसीज आपके लिए लोगों को अरेंज करेंगे आपकी पर्टिकुलर जॉब रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। ठीक है, तो अब आपके पास कितने लोग रिक्रूटमेंट एजेंसी के जरिए आए, ये चीजें आप कैलकुलेट करते हो सबसे पहले पॉइंट के अंदर कि क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स जो थे किस रिक्रूटमेंट सोर्स से आपके पास कितने आए। सो असेसिंग बोथ द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द एप्लीकेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय अ सोर्स, क्योंकि जिस सोर्स से आपके पास एप्लीकेंट्स ज्यादा अच्छे आ रहे होंगे क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली भी, उस सोर्स को आप फ्यूचर एडवर्टाइजमेंट के लिए, फ्यूचर नीड्स के लिए ज्यादा यूज करोगे। इसी तरह बेटा वो बात करता है हाई परफॉर्मेंस रिक्रूटिंग के हवाले से कि अप्लाइंग बेस्ट प्रैक्टिसेस। अब ये बेस्ट प्रैक्टिसेस कहां से आएंगी, उसके लिए हमने पिछले चैप्टर में एक वर्ड पढ़ा था HPWS, हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम्स। हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम्स जो एक इंडस्ट्री के अंदर बेस्ट रन प्रैक्टिसेस रन कर रहे होते हैं, उनकी प्रैक्टिसेस को हम कहते हैं। तो हमने उनकी प्रैक्टिसेस को पिक किया, हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम की प्रैक्टिसेस को पिक किया और ये देखा कि वो किस तरीके से लोगों को हायर करते हैं। सो हमारे पास यहां पर पॉइंट बनता है वो ये है कि अप्लाइंग बेस्ट प्रैक्टिसेस मैनेजमेंट टेक्निक्स टू रिक्रूटिंग। सो फॉर दैट पर्पस वो कहते हैं कि यूजिंग अ बेंचमार्क्स ओरिएंटेड अप्रोच। बेंचमार्क्स ओरिएंटेड का मतलब है कि आप अपने लिए स्टैंडर्ड्स बना लेते हो बेस्ट प्रैक्टिसेस को, जो कि ऑब्वियसली हो रही होंगी इन द हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम। So using a benchmarks oriented approach to analyzing and measuring the effectiveness of recruiting efforts such as employee referrals। employee referrals का मतलब ये होता है कि अगर एक शख्स एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है और उस शख्स के जरिए उस शख्स को रेफरेंस बनाकर एक और शख्स हमारे पास अप्लाई करता है या वो शख्स खुद से किसी बंदे को रेफर करता है कंपनी में, तो दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज एम्प्लॉय रेफरल्स। ठीक है, और ये आपका वन ऑफ द बेस्ट वेज ऑफ हायरिंग द राइट कैंडिडेट वो कंसिडर किया जाता है, क्योंकि उसमें जो द पर्सन हु इज गिविंग द रेफरेंस वो हमारे लिए एक गारंटियर का काम भी वो कर रहा होगा। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि सिफारिश में जो कि इलीगल कॉन्सेप्ट हो सकता है और एम्प्लॉय रेफरल में फर्क होता है। सिफारिशी बंदा हम उसको कहेंगे कि जो काबिल ना हो लेकिन उसको किसी के कहने पर रख लिया जाए, लेकिन एम्प्लॉय रेफरल्स का मतलब यह है कि वो शख्स राइट क्वालिफिकेशन रखता है उस जॉब के लिए।
अगर राइट क्वालिफिकेशन एक शख्स के पास हो और वो किसी का रेफरेंस भी यूज कर रहा है तो इसमें कोई हरज वो नहीं होता। ठीक है, अब हमारे पास बेटा कॉन्सेप्ट आ रहा है अब हमारे पास बेटा कॉन्सेप्ट आ रहा है रिक्रूटिंग यील्ड पिरामिड। रिक्रूटिंग यील्ड पिरामिड में यह बात डिस्कस की जाती है कि आपके पास कितने लोगों ने अप्लाई किया, उनमें से कितने लोगों को आपने जॉब के लिए कॉल किया, उस जॉब रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आपने कितने लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया, कितनों को आपने जॉब की ऑफर की और कितने आपके पास हायर हुए। ठीक है, यहां पर डायग्राम में देखिएगा हमारे पास बेस में जो आपका ये पिरामिड है, इसकी बेस में सबसे पहले लेवल आ रहा है, उसको वो कह रहा है लीड्स जेनरेटेड। लीड्स जेनरेटेड का मतलब है कि आपने जब जॉब एडवर्टाइज की तो कितने लोग आपके पास अप्लाई कर रहे हैं। सो सपोजिटली आपके पास 1200 लोगों ने अप्लाई किया, उसमें से जब आपने उनकी सीवीज और जॉब एप्लीकेशंस को देखा तो आपने 200 लोगों को इनवाइट किया। उन 200 लोगों में से आपके पास 150 लोग वो इंटरव्यू के लिए आए। आउट ऑफ दोस 150 आपने 100 को न्यू जो आपके पास वैकेंसीज थी आपने जॉब ऑफर की, और उन 100 जॉब ऑफर्स में से 50 पीपल ने आपको एक्चुअली टेक्निकली ज्वाइन किया। क्योंकि हो सकता है कि बहुत से लोग उन्होंने कई जगहों पर अप्लाई किया हुआ हो और वो आपकी जॉब ऑफर को एक्सेप्ट ना करें, वो कहीं और पर जाकर ज्वाइन कर लें। तो बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं कि जॉब ऑफर जिनको आप करते हो वो सब के सब आपको जॉब ज्वाइन आपकी जो कंपनी में जॉब को ज्वाइन करना है वो नहीं करते हैं। ठीक है, ज्वाइनिंग रिपोर्ट आपको नहीं देते हैं। राइट बेटा, तो 1200 में से जब आपने 200 लोगों को इनवाइट किया तो आपके पास जो रेशो बनी वो 6:1 की बनी। फिर उन 200 में से 150 को आपने इंटरव्यू के लिए कॉल किया तो रेशो बनी वो 4:3 बनी। फिर उन 150 में से 100 को आपने कॉल किया फॉर ऑफर तो वो आपका 3:2 की रेशो बनी, और उन 100 में से आपने 50 एक्चुअली हायर किए तो जो रेशो बनी वो आपके पास 2:1 बनी। ओके, तो रिक्रूटिंग यील्ड पिरामिड आपको एक अंदाजा दे देता है कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आपके पास कितने आए थे और उनमें से कितने आपने टेक्निकली हायर किए। अब ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करने का मकसद क्या होता है? इसका मेन मकसद ये है कि आपके पास जितने ज्यादा लोग जॉब के लिए अप्लाई करेंगे उतना बेहतर चांस है कि आप राइट पर्सन को हायर उनमें से कर सकोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 50 लोग सपोज टेक्निकली टोटल हायर करने थे, उन 50 में से जब आपने एडवर्टाइज किया तो टोटल 60 लोगों ने अप्लाई किया। अब आपको 60 में से 50 को हायर करना है। ठीक है, तो चांस कि राइट पर्सन आप हायर कर पाओगे वो रिलेटिवली कम हो जाता है। जिसके बरक्स अगर आपको 50 लोग हायर करने थे या 100 लोग हायर करने थे और आपके पास 1200 लोग अप्लाई करते हैं तो आपके पास कैंडिडेट का पूल ज्यादा बड़ा है जिसमें से आप शॉर्ट लिस्टिंग करके ज्यादा बेहतर एम्प्लॉइज हायर वो कर सकते हो। सो नीचे बेटा इसकी डेफिनेशन देख लो। वो कहता है कि द हिस्टोरिकल अरिथमेटिक रिलेशनशिप्स बिटवीन रिक्रूटिंग लीड्स एंड invitees and interviews and offers made and offers accepted। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बेसिक कॉन्सेप्ट बनता है रिक्रूटिंग यील्ड पिरामिड का। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेक्शन, और इसमें हम बात कर रहे हैं इंटरनल सोर्सेज ऑफ कैंडिडेट्स हायरिंग फ्रॉम विद इन। कि सपोजिटली आप एक्सटर्नली लोगों को हायर नहीं करते हो, आप कहते हो जी ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटी के अंदर ही से हमने लोगों को हायर करना है, तो उस सूरत में आप हायरिंग कैसे करोगे? सो दैट कैन बी द कॉन्सेप्ट जो अभी हम आपसे डिस्कस कर रहा था कि आप प्रमोशन कर सकते हो, इट कैन बी आप जॉब पोस्टिंग कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये सब आपके पास ऑप्शंस हैं इंटरनल सोर्सेज ऑफ कैंडिडेट्स को हायर करने के। ठीक है, और इस मकसद के लिए जब आपने इंटरनली हायर करना हो, आप जॉब की जो एडवर्टाइजमेंट है, जॉब एड जो है, वो भी कंपनी के विद इन ही पोस्ट करते हो। ठीक है, कंपनी के जो नोटिस बोर्ड होते हैं
वहां पर आप एक अनाउंसमेंट लगा देते हो कि जी ABCD डिपार्टमेंट को इतने लोगों की जरूरत है, तो बहुत से लोग चलते फिरते उस एड को पढ़ लेते हैं और उनमें से जो लोग उस डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं दे कैन ऑफर देयर सर्विसेज। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट का एडवांटेज क्या होगा? इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि फॉर नॉलेज ऑफ कैंडिडेट स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, कि हमें पहले से उन लोगों की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के बारे में पता है, ऑलरेडी हमारे पास काम कर रहे हैं। नंबर 2, मोर एक्यूरेट व्यू ऑफ कैंडिडेट स्किल्स, हमें उसकी एम्प्लॉयबिलिटी, हमें उसकी प्रोमोटेबिलिटी, इन चीजों के बारे में पता हो सकता है, हमें कैलकुलेट हो सकता है की भी हो। कैंडिडेट्स हैव अ स्ट्रॉन्गर कमिटमेंट टू द कंपनी, जाहिर है कि कंपनी के लिए वो कर्से से काम कर रहा है तो वो कंपनी को एकदम छोड़कर नहीं जाएगा। इंक्रीजेस एम्प्लॉय मोरल, इससे लोगों का जो मोरल है, उनका जो एंथुसियाज्म है, उनकी जो एंगेजमेंट है, उनकी जो एनकरेजमेंट है वो ज्यादा हो जाती है। लेस ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन रिक्वायर्ड, वो बंदा चूंकि ऑलरेडी कंपनी में काम कर रहा है तो उसको कंपनी में काम करने के तरीकेकार के बारे में पता है, देयरफॉर आपकी जो ट्रेनिंग कॉस्ट है, जो ओरिएंटेशन कॉस्ट है, वो बच जाती है। इसके बरक्स अगर हम इंटरनल हायरिंग की बात करें तो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज बेटा देखो, सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि फेल्ड एप्लीकेंट्स बिकम डिसकंटेंटेड। ठीक है, जो तो प्रमोट हो गया, जो तो अपनी मर्जी के डिपार्टमेंट में चला गया, उसको तो बेनिफिट है, लेकिन जो प्रमोट नहीं हो सका वो नाराज हो जाता है, तो दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज कंसिडर्ड एज डिसएडवांटेज। सेकंड, time wasted interviewing inside candidates who will not be considered. Okay, आपने इंटरनल जॉब ऑफर की, इंटरनल जॉब के मुताबिक आपने लोगों को कॉल किया फॉर इंटरव्यूज, आपने 20 लोगों के इंटरव्यूज किए, किसी को भी हायर नहीं किया, और फिर आपने बाहर जॉब लॉन्च कर दी और वहां से आप लोगों को हायर कर रहे हो, तो दिस वुड बी द sheer wastage of time and resources. ठीक है, जो हमारे पास पॉइंट था कि टाइम वेस्टेड इंटरव्यूइंग इनसाइड कैंडिडेट्स हु विल नॉट बी कंसिडर्ड। ठीक है, इसी तरह बेटा एक और प्रॉब्लम आ जाती है विच इज इन ब्रीडिंग ऑफ द स्टेटस को। इन ब्रीडिंग ऑफ द स्टेटस को का मतलब यह है कि आपका जो इंटरनल कल्चर होता है उसमें कोई तब्दीली रूनुमा नहीं होती, क्योंकि अंदर के जो लोग हैं वही डिफरेंट जगहों पर दोबारा काम कर रहे हैं, वही प्रमोट हो रहे हैं, वही ट्रांसफर हो रहे हैं, वही पोस्ट हो रहे हैं। आप बाहर से लोगों को अपनी कंपनी में हायर नहीं कर रहे हो, तो कंपनी का जो कल्चर है वो स्टैग्नेंट हो जाता है, वो चेंज नहीं होता। ठीक है, which would obviously bring status quo. स्टेटस को उस वक्त होता है जब चेंज ओरिएंटेशन वो ना हो। अब आपको इंटरनल कैंडिडेट्स वो कैसे मिलेंगे, इसके ऊपर अब हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है फाइंडिंग इंटरनल कैंडिडेट्स। फाइंडिंग इंटरनल कैंडिडेट्स में आपका ऑथर लिखता है कि जॉब पोस्टिंग इज द फर्स्ट स्टेप, और उस जॉब पोस्टिंग में क्या होगा, पब्लिसाइजिंग एन ओपन जॉब। ठीक है, आप एक जॉब अनाउंस करोगे टू एम्प्लॉइज, ऑफ्टन बाय लिटरली पोस्टिंग इट ऑन बुलेटिन बोर्ड, जो आपकी कंपनी के नोटिस बोर्ड है उसके ऊपर आप एक जॉब को अनाउंस करते हो, एंड लिस्टिंग इट्स एट्रीब्यूट्स, और आपको बताते हो कि उस जॉब में बेसिक आपके TDRs जो हैं वो क्या क्या हैं। अब इंटरनल कैंडिडेट्स को हायर करने के तरीकेकार में हमारे पास रीहायरिंग फॉर्मर एम्प्लॉइज भी हो सकता है। ठीक है, रीहायरिंग फॉर्मर एम्प्लॉइज के कुछ एडवांटेजेस हैं कि वो लोग जो आपके पास पहले काम कर चुके हो, आप कंपनी में ना हो, उनके एडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहला एडवांटेज है कि दे आर नोन क्वांटिटीज, कि हमें उनके बारे में पता होता है। दूसरा एडवांटेज क्या है, दोबारा उन बंदों को हायर करने का जो हमें एक दफा छोड़ गए हो, दे नो द फर्म एंड इट्स कल्चर। ठीक है, लेकिन इस बात के डिसएडवांटेज भी हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि दे मे हैव बीन लेस देन पॉजिटिव, दे मे हैव लेस देन पॉजिटिव एटीट्यूड्स। अब ये बात वो क्यों कर रहा है, उसकी मेन वजह ये है कि वो पहले आपकी कंपनी को छोड़कर क्यों गया था, तो आप उसको दोबारा जब हायर करोगे तो वो उम्मीद है कि दोबारा भी छोड़ जाएगा। ठीक है, सो उनके जो एटीट्यूड्स होते हैं कि पहली मर्तबा वो छोड़कर क्यों गए थे, उनकी जो लॉयल्टी होती है, उनकी जो कमिटमेंट विद द फर्म होती है, वो चैलेंज्ड होती है। दूसरा डिसएडवांटेज वो ये है कि रीहायरिंग में सेंड द रॉन्ग मैसेज टू करंट एम्प्लॉइज अबाउट हाउ टू गेट अहेड। अगर हम लोगों को रिहायर करते रहेंगे तो बकिया लोगों को ये मैसेज जाता है कि शायद अगर वो भी छोड़कर चले जाएंगे तो उनको भी हायर कर लिया जाएगा दोबारा, तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी में ये बात दर्ज की जाएगी कि आपकी पॉलिसी के मुताबिक आपकी कंपनी में अगर एक बंदा आपको एक दफा छोड़ जाता है तो दोबारा आपने उसको हायर करना है या नहीं करना।
और ये बात याद रखिएगा कि इन डिस्कशंस में हम ब्लू कॉलर वर्कर्स और व्हाइट कॉलर वर्कर्स और व्हाइट कॉलर एम्प्लॉइज इन दोनों की बात जो है वो इकट्ठी कर रहे हैं। अब इंटरनल कैंडिडेट्स के हवाले से हमारे पास अगला टॉपिक आ रहा है, विच इज टॉकिंग अबाउट सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग के अंदर वो कहता है कि द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग a suitable supply of successors for current and future senior or key jobs, जिसके बारे में आपको मैंने शुरू के सेशन में बताया था कि सक्सेशन प्लानिंग आमतौर पर सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के लिए की जाती है। यहां पर वो बात कर रहा है कि फ्यूचर सीनियर और की जॉब्स के लिए, फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी द सीईओ, इट कैन बी द सीएफओ, इट कैन बी द सीओओ, आपके डिपार्टमेंटल हेड्स हो सकते हैं, डायरेक्टर्स हो सकते हैं, मैनेजर्स हो सकते हैं, जिसके लिए आप सक्सेशन प्लानिंग वो कर रहे हो। अब सक्सेशन प्लानिंग के कुछ हमारे पास स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है हमारे पास सक्सेशन प्लानिंग का, आइडेंटिफाइंग एंड एनालाइजिंग की जॉब्स। आप ये देखो कि वो जॉब्स कौन सी हैं जिनके लिए आपको ये प्लानिंग करनी है। नंबर 2, क्रिएटिंग एंड असेसिंग कैंडिडेट्स। फिर आप लोगों की कैपेबिलिटीज को देखो कि उनमें एम्प्लॉयबिलिटी का लेवल क्या है और प्रोमोटेबिलिटी का लेवल क्या है। एंड नंबर 3, सिलेक्टिंग दोज हु विल फिल द की पोजीशंस। फिर आप उन लोगों को पिक करेंगे, अगेन हमारे पास पैरामीटर होगा उन लोगों की एम्प्लॉयबिलिटी और प्रोमोटेबिलिटी। सो इन दो कॉन्सेप्ट्स को, एम्प्लॉयबिलिटी और प्रोमोटेबिलिटी, इनको बड़ी अच्छी तरह आप रिवाइज कर लीजिएगा, नेट से भी सर्च कर लीजिएगा, सो दैट यू कुड नो कि एम्प्लॉयबिलिटी और प्रोमोटेबिलिटी के कितने कॉन्टेक्स्ट जो हैं वो हो सकते हैं। अब अगर आपने आउटसाइड कैंडिडेट को हायर करना है तो उसके हवाले से वो डिस्कशन शुरू कर रहा है कि आउटसाइड सोर्सेज ऑफ कैंडिडेट्स, उन तक पहुंचने के लिए आपके पास तरीकेकार क्या होगा। तो बेटा उसका पहला स्टेप है एडवर्टाइजिंग। ठीक है, आपको एक जॉब एडवर्टाइजमेंट बनानी है। अब जॉब एडवर्टाइजमेंट के लिए वो कहता है कि द मीडिया सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट मीडियम, अब वो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम हो सकता है, प्रिंट मीडिया हो सकता है, कई तरह के आपके मीडियम्स हो सकते हैं जिससे कि आप जॉब को एडवर्टाइज करोगे, इंटरनेट पे आप एडवर्टाइज कर सकते हो। सो द मीडिया is the main advertising source, advertising context. वो कहते हैं कि selection of best medium, selection of best medium depends on the positions for which the firm is recruiting. ठीक है, and the medium can be newspapers, it can be trade and professional journals, it can be internet job sites, and it can be marketing programs. ठीक है, जिसमें के बाज़ औक़ात आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में जाकर भी जॉब फेयर वो लगाते हो। सो आपने जॉब फेयर्स रन किए, या आपने इंटरनेट जॉब साइट्स के मदद हासिल की, या आपने ट्रेड एंड प्रोफेशनल जर्नल्स में एडवर्टाइज किया, या न्यूज़पेपर में आपने जॉब एडवर्टाइज की। सो देयर कैन बी मेनी वेज, many different medias can be used for the advertisement of the job. अब जो जॉब की एडवर्टाइजमेंट होती है, इसको डिजाइन करना भी बिल्कुल वैसे है जैसे आप प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की जॉब्स को एडवर्टाइज करते हो। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को जिस तरह आप एडवर्टाइज करते हो, आपकी जॉब की एडवर्टाइजमेंट भी बिल्कुल उसी तरह ही होती है। ठीक है, सो वर्डिंग कि आपने अल्फाज क्या यूज किए रिलेटेड टू जॉब के हवाले से, उसमें हमने चीज जो विजुअलाइज करनी है बेटा वो होगा इंटरेस्ट फैक्टर्स, कि आपके उस जॉब एड को देखकर लोग इंटरेस्टेड हो उन जॉब्स के लिए अप्लाई करने में। ठीक है, सो कंस्ट्रक्टिंग एन इफेक्टिव एड में वो कहता है वर्डिंग रिलेटेड टू जॉब इंटरेस्ट फैक्टर्स शुड एवोक द एप्लीकेंट्स अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन। ठीक है, आप लोगों ने प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग में या मार्केटिंग मैनेजमेंट के कोर्स अगर पढ़ा हुआ है तो उसमें आपने कॉन्सेप्ट ऑफ आइडा पढ़ा होगा, जिसमें हम जब कोई एडवर्टाइजमेंट डिजाइन करते हैं तो उसमें इन 4 चीजों का ख्याल रखा जाता है, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन। ठीक है, सो अब मैं फिर से बात बताइए, रिपीट कर रहा हूं आपके साथ कि वर्डिंग रिलेटेड टू जॉब इंटरेस्ट फैक्टर्स शुड एवोक द एप्लीकेंट्स अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर and action and create a positive impression of the firm. ठीक है, तो आपकी जो फर्म है that should be properly depicted. It should be having a proper value proposition in the minds of the candidates, in the minds of the applicants.
ठीक है, जिस तरह हम बात करते हैं कि आपकी एडवर्टाइजमेंट जो है उससे आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन क्रिएट होनी चाहिए इन द माइंड्स ऑफ द कस्टमर, बिल्कुल उसी तरह आपका जो जॉब एड है उससे भी आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन क्रिएट होनी चाहिए इन द माइंड्स ऑफ द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को बेटा याद रखिएगा कि आपकी जॉब में अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन के जो एस्पेक्ट्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो पाए जाने चाहिए। अटेंशन से मुराद ये होती है कि आपकी जॉब एड को देखते ही एप्लीकेंट उसमें उसको वो आई कैचिंग हो, फिर उसमें उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो, फिर उसकी दिल में ख्वाहिश आए कि मैं इस कंपनी को ज्वाइन करूं, और फिर वो आपको अपनी जॉब एप्लीकेशन, अपना रिज्यूमे वो भेज दे। तो ये चार चीजें हमारे पास होती हैं एडवर्टाइजमेंट के हवाले से। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यू हैव टू कैच द अटेंशन, यू हैव टू क्रिएट द इंटरेस्ट, you have to create the desire, and then you have to make that desire converted into action of actually applying for the job. अब बेटा हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आ रहा है कि इन तमाम मकासद के लिए आप कुछ एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज का सहारा भी ले सकते हो। एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज गवर्नमेंटल भी होती हैं और प्राइवेट भी होती हैं, जो कि डिफरेंट तरह की जॉब पोस्टिंग्स के बारे में लोगों को जॉब एडवर्टाइज भी करती हैं और लोगों को हायर भी करती हैं। ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज वो यहां पर कहता है कि दैट कैन बी पब्लिक एजेंसीज ऑपरेटेड बाय फेडरल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट्स, and that can be agencies associated with non-profit organizations, and that can be even the privately owned एजेंसीज। ठीक है, तो गवर्नमेंटल भी हो सकती हैं, प्राइवेट भी हो सकती हैं। गवर्नमेंटल एजेंसीज नो डाउट गवर्नमेंटल जो जॉब्स होंगी उसके लिए वर्क करती हैं, जैसे आपका ये सीएसएस का एग्जाम होता है। ठीक है, सो उसी तरह प्राइवेट एजेंसीज भी होती हैं जो कि आपकी कंपनी को रिक्वायरमेंट के मुताबिक लोग प्रोवाइड वो करेंगी। आपने अक्सर औकात सड़क के ऊपर भी चलते हुए एक बैनर देखा होगा कि जी मुलाजमीन की जरूरत है, तो वो जो बैनर है वो हो सकता है कंपनी ने खुद लगाया हो, या ये भी हो सकता है कि एम्प्लॉयमेंट एजेंसी ने लगाया हो। इसी तरह बहुत सी आप अखबार में जॉब एड्स देखते हो कि जिसमें कतर में मुलाजमीन की जरूरत है, सऊदी अरेबिया में मुलाजमीन की जरूरत है, तो वहां पर लोगों को भेजने के लिए एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज होती हैं जो कि हेल्प आउट कर रही होती हैं सऊदी ऑर्गेनाइजेशन को इन रिक्रूटिंग फ्रॉम पाकिस्तान। अब हमारे पास कुछ रीजंस हैं कि व्हाई वी कैन गो फॉर प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज। उसमें सबसे पहली रीजन बेटा देखो, वो कहता है कि व्हेन अ फर्म डज नॉट हैव एन एचआर डिपार्टमेंट एंड इज नॉट गियर्ड टू डूइंग रिक्रूटिंग एंड स्क्रीनिंग। अगर फर्म के पास एक प्रॉपर एचआर डिपार्टमेंट ना हो तो वो रिक्रूटमेंट एजेंसी का सहारा ले सकता है लोगों को हायर करने के लिए। नंबर 2, the firm has found it difficult in the past to generate a pool of qualified applicants. ठीक है, the firm has found it difficult in the past to generate a pool of qualified applicants. कि फर्म को माजी में मुश्किलात का सामना करना पड़ा लोगों को हायर करने में, अब वो क्या करेंगे, वो एम्प्लॉयमेंट एजेंसी से मदद ले लेंगे। नंबर 3, the firm must fill a particular opening quickly. फर्म की कोशिश क्या है कि वो एकदम से लोगों को हायर करना चाहती है, तो उनको एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज से लोग अवेलेबल वो हो जाते हैं। बिकॉज एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज ने भी अपने पास एक कैंडिडेट्स का पूल जो है वो मेंटेन किया होता है। नेक्स्ट रीजन देखो, देयर इज ए परसीव्ड नीड टू अट्रैक्ट अ ग्रेटर नंबर ऑफ माइनॉरिटी और फीमेल एप्लीकेंट्स। ठीक है, हमने पीछे पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटेक्टेड क्लास। अब प्रोटेक्टेड क्लास में हमने पढ़ा था कि 4 तरह के लोग हैं, जिसमें के विमेन हैं, आपके एबोरिजिनल लोग हैं, माइनॉरिटीज हैं और डिसेबल्ड हैं। ठीक है, अब सपोज किसी वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिस्क्रिमिनेशन होती रही और डिस्क्रिमिनेशन के तहत एडवर्स इंपैक्ट क्रिएट हो गया, वहां पर जो है वो ईईओ की खिलाफवर्जी हो गई, और अब आप अफर्मेटिव एक्शन के तहत लोगों को दोबारा से जल्दी से हायर करना चाहते हो, तो उस सूरत में एम्प्लॉयमेंट एजेंसी आपको हेल्प वो कर सकती है। अगला पॉइंट देखिए, द फर्म वांट्स टू रीच करंटली एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स। जिससे आपको मैंने अभी एक टर्म बताई थी एम्प्लॉय पाउचिंग की, कि अगर मैकडोनल्ड वाले केएफसी के मैनेजर को हायर करना चाहते हैं तो व्हाट दे कैन डू इज टू गो फॉर एम्प्लॉय पाउचिंग।
अब एम्प्लॉय पाउचिंग वो डायरेक्टली नहीं करते हैं, इससे उनकी रिप्यूट खराब होती है, तो वो क्या करते हैं, एज ए थर्ड पार्टी रिक्रूटमेंट एजेंसी को इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो KFC का मैनेजर भी रिक्रूटमेंट एजेंसी से बात करता है, मैकडोनल्ड एज एन ऑर्गेनाइजेशन भी रिक्रूटमेंट एजेंसी से बात करती है, एंड रिक्रूटमेंट एजेंसी एज ए थर्ड पर्सन उन दोनों को उन लोगों को ऑर्गेनाइजेशन के लिए अरेंज वो करवा देती है। ठीक है, so the firm wants to reach currently employed individuals who might feel more comfortable dealing with agencies than with competing companies. The last point on the slide is that the firm wants to cut down on the time it's devoting to recruiting. ठीक है, फर्म जो है वो अपने टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट को कम करना चाह रही है, राइट। उसको अगले एक हफ्ते में जो है वो 300 नए लोगों की जरूरत है, बिकॉज उन्होंने एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है और एग्रेसिवली उन्हें अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है। तो इस तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं बेटा कि जिसमें हमें रिक्रूटमेंट एजेंसी से राब्ता वो करना पड़े। और आमतौर पर जो प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जहां पर एक्टिवली प्रोजेक्ट्स रन हो रहे होते हैं, वहां पर भी बेटा रिक्रूटमेंट एजेंसीज का सहारा वो लिया जाता है। Now, the next topic we are going to have is avoiding problems with employment agencies. अब employment agencies के साथ जो सबसे पहला प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ता है, it is related to the fact that give the agency an accurate and complete job description. जब तक आप उनको प्रॉपर JD प्रोवाइड नहीं करेंगे, जब तक आप उनको प्रॉपर लिस्ट ऑफ KRA, KPA, KPIs प्रोवाइड नहीं करेंगे, जब तक आप उनको TDRs के बारे में नहीं बताएंगे, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि वो आपको राइट KSAOs प्रोवाइड कर सकते हैं। Therefore, याद रखिएगा कि जब कभी भी रिक्रूटमेंट एजेंसी से राब्ता किया जाता है, तो पहला स्टेप ये होता है कि आप उनको प्रोस्पेक्टिव जॉब्स के बारे में एक प्रॉपरली डिजाइंड जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो प्रोवाइड करें। सेकेंड थिंग, make sure tests, application blanks and interviews are part of the agency's selection process. ठीक है, कि जितनी भी फॉर्मेलिटीज हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिससे आप लोगों को हायर करते हो, वो सारी की सारी फॉर्मेलिटीज आपकी पूरी हों। नंबर 3, periodically review data on candidates accepted or rejected by your firm and by the agency. अब आप इस चीज को भी देखो कि आपकी फर्म किन लोगों को रिजेक्ट करती है और एम्प्लॉयमेंट एजेंसी किन लोगों को आपको रेफर करती है, बिकॉज कहीं ऐसा ना हो कि एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज जो आपके पास लोग हायर करवा रही है, उनके तहत आपके खिलाफ लेबर कोर्ट में डिस्क्रिमिनेशन का कोई जो केस है वो फाइल हो जाए। ओके, देयरफॉर we have to be very much sensitive that periodically review data on candidates accepted or rejected by your firm and by the agency. Check on the effectiveness and fairness of the agency's screening process. ठीक है, बिकॉज रिप्यूट जो खराब होगी वो सबसे पहले आपकी फर्म की खराब होगी अगर आपके खिलाफ एक डिस्क्रिमिनेशन का केस फाइल वो होता है। इसके बाद वो कहता है कि स्क्रीन द एजेंसी। अब आपको ये भी देखना है कि कौन सी एजेंसी आपको बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, और जाहिर है कि जो एजेंसी आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेगी उसकी एक कॉस्ट भी होगी, तो अब आपको कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट एनालिसिस भी करना है एजेंसी की सिलेक्शन के लिए। तो स्क्रीन द एजेंसी, check with other managers or HR people to find out which agencies have been the most effective at filling the sorts of positions needed to be filled. तो आप इंडस्ट्री में लोगों से भी पूछ सकते हैं कि वो कौन सी एजेंसीज हैं जो किन इलाकों में बेहतरीन काम परफॉर्म वो कर रही हैं। इसी तरह रिव्यू द इंटरनेट and a few back issues of the Sunday classified ads to discover the agencies that handle the positions to be filled. अब बहुत सी जॉब एजेंसीज जो होती हैं, रिक्रूटमेंट कंपनीज होती हैं, उन्होंने भी जॉब एडवर्टाइजमेंट्स अपनी दी होती हैं, उन्होंने भी अपने कंपनी की एडवर्टाइजमेंट दी होती है न्यूज़पेपर्स के अंदर, जर्नल्स के अंदर, मैगजीन्स के अंदर, इंटरनेट के ऊपर। तो आप वहां से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो कि कौन कौन सी जॉब वैकेंसी फिल करवाने के लिए एजेंसीज हैं वो कैसा परफॉर्म कर रही हैं और उनकी रिक्वायरमेंट्स वो क्या है। अब टेम्प एजेंसीज को हायर करने के कुछ बेनिफिट्स हैं। टेम्प मींस टेम्पररी एजेंसीज जो वक्ती तौर पर आप लोगों को प्रोवाइड करेंगी। सो अल्टरनेटिव स्टाफिंग जब हमने करवानी है, हमने टेम्प एजेंसी से राब्ता करना है, तो उसके बेनिफिट्स क्या होंगे। सबसे पहला बेनिफिट है पेड ओनली व्हेन वर्किंग।
जाहिर है कि जिस वक्त एजेंसी आपको लोग प्रोवाइड करेगी, आप उसको कमीशन, आप उसको चार्जेस, आप उसको पैसे तभी दोगे। नंबर 2, मोर प्रोडक्टिव, आपको बड़े अच्छे लोग वो प्रोवाइड कर देते हैं। एंड नंबर 3, नॉन रिक्रूटमेंट स्क्रीनिंग एंड पेरोल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट्स, कि आपको लोगों को हायर करने की कॉस्ट, आपको लोगों को एडवर्टाइज करने की कॉस्ट, आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेस, टेस्ट, इंटरव्यूज कंडक्ट करने की कॉस्ट, ये सब बच जाती है। ठीक है, जिसके बरक्स आपको जो चीज देखनी है, ये तो बेनिफिट्स हो गए, देखना ये है कि वो जो टेम्प एजेंसी है वो आपको कितना चार्ज कर रही है। ठीक है, और ऑब्वियसली मैंने आपको जैसे बताया कि आप कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट एनालिसिस करोगे। आप ये देखोगे कि लोगों को हायर करने, अगर हम खुद हायर करें तो उसकी कॉस्ट कितनी है, अगर हम एजेंसी के थ्रू हायर करें तो उसकी कॉस्ट कितनी है, और दोनों केसेस में राइट एम्प्लॉय आपको कहां से मिलता है। इसी तरह एक और जो प्रॉब्लम लिंक्ड है विद द टेम्प एजेंसीज, और वो होगा लैक ऑफ कमिटमेंट टू द फर्म। ठीक है, क्योंकि जाहिर है कि उनको अपने पैसे से गर्ज है, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई खास कंसर्न नहीं होते हैं, और वो अपनी मर्जी के लोग भी आपके पास लगवा सकते हैं। देयरफॉर दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ गोइंग फॉर एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज। अब देयर आर सर्टेन कंसर्न्स ऑफ टेम्पररी एम्प्लॉयज। जिनको आप वक्ती तौर पर हायर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कफोर्स है। ठीक है, सो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कफोर्स के केस में, जैसे हमारे यहाँ पर जब हम लोकल मार्केट में काम करते हैं तो बहुत सा काम आपको पता है कि कॉन्ट्रेक्चुअल होता है, ठेके पर होता है। ठीक है, तो अगर आपने कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कफोर्स हायर करनी है, आपने टेम्पररी वर्कर्स को, टेम्पररी एम्प्लॉइज को आपने हायर करना है, आपने एड हॉक बेसिस पर लोगों को हायर करना है, तो उस सूरत में लोगों के कंसर्न्स वो क्या होंगे। सबसे पहला कंसर्न देखिएगा, आपका ऑथर लिखता है कि ट्रीटमेंट बाय एम्प्लॉयर्स in a dehumanizing, impersonal and ultimately discouraging way। ठीक है, जो लोग आपके पास टेम्पररी काम कर रहे होते हैं उनका कमिटमेंट लेवल भी कम होता है, और ऑर्गेनाइजेशन भी उनके साथ कोई बहुत अच्छा बर्ताव वो नहीं करती। नंबर 2, इनसिक्योरिटी अबाउट देयर एम्प्लॉयमेंट एंड पेसिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर। उन्हें यह पता है कि यार हम 4 माह के लिए, 6 माह के लिए हायर हुए हैं, अभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा, तो उनके जहन में जो अनसर्टेनिटी अबाउट द फ्यूचर है वो बहुत ज्यादा होती है। नंबर 3, वरी अबाउट देयर लैक ऑफ इंश्योरेंस एंड पेंशन बेनिफिट्स। ऑब्वियसली जो टेम्पररी एम्प्लॉई है उसको पेंशन बेनिफिट, इंश्योरेंस वगैरह आप नहीं देते हो। बीइंग मिसलेड अबाउट देयर जॉब असाइनमेंट्स and in particular about whether temporary assignments were likely to become full-time positions। तो अक्सर औकात उनसे पूरी इंफॉर्मेशन भी शेयर नहीं होती कि जिस इंफॉर्मेशन में उनको यह पता चल सके कि ऑर्गेनाइजेशन की एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स हैं क्या। और बाज़ औकात उनको इस बात का भी खदशा होता है कि उनको आइंदा परमानेंट किया जाएगा कि परमानेंट नहीं किया जाएगा। सो बीइंग मिसलेड about their job assignments and in particular about whether temporary assignments were likely to become full-time positions or not। ठीक है, तो ये उनके लिए अनसर्टेनिटी क्रिएट कर देती है। इसी तरह बेटा being underemployed which means particularly those trying to return to the full-time labor market। अभी वो कहीं पर कॉन्ट्रेक्चुअल काम कर रहा है और उसकी कोशिश ये है कि उसे परमानेंटली कहीं पर दूसरी जगह पर ज्वाइन करना है। ठीक है, तो जब उसके जहन में मुसलसल दूसरी जगह को ज्वाइन करने का ख्याल होगा तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में उतना अच्छा काम शायद नहीं करेगा। इसी तरह इन जनरल they were angry toward the corporate world and its values। Participants repeatedly expressed feelings of alienation and disenhancement। तो उन लोगों को अक्सर ये लगता है कि शायद वो कंपनी का पार्ट है ही नहीं, तो जब उनको ये कंपनी का पार्ट अपना आप महसूस ना हो तो ये चीज उनमें एक एलियनेशन क्रिएट कर देती है, वो उनमें डिसएनहांसमेंट की फीलिंग क्रिएट कर देती है, और ऑब्वियसली दे वुड बिकम रेस्टलेस। सो दीज आर द कंसर्न्स जब आप टेम्पररी एम्प्लॉय या कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज के साथ डील वो कर रहे हो। अब कुछ गाइडलाइंस हैं जो इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में जाहिर है हम देख रहे हैं फॉर यूजिंग टेम्पररी एम्प्लॉइज। सबसे पहले बेटा गाइडलाइन है कि डू नॉट ट्रेन योर कंटिंजेंट वर्कर्स। कंटिंजेंट वर्कर से मुराद है जिनको आपने टेम्पररी बेसिस पर हायर किया है, वो कहता है कि उनके ऊपर आप ट्रेनिंग अपनी आम तौर पर ट्रेनिंग कॉस्ट को इंक्रीज ना करें, बल्कि आपको उन लोगों को ट्रेन करना चाहिए कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कफोर्स के तौर पर जो कि ऑलरेडी ट्रेंड हो। नंबर 2, डू नॉट नेगोशिएट द पे रेट
of your contingent workers. Number 3, do not coach or counsel a contingent worker on his or her job performance, क्योंकि वक्ती तौर पर वो काम कर रहा है और जल्दी उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, तो उसको परफॉर्मेंस के पैरामीटर्स में इन्वॉल्व करना या उलझाना वो खास जरूरी नहीं है। इसका ये मतलब नहीं होगा कि आप उससे परफॉर्मेंस डिमांड नहीं करोगे। अगर वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है तो आप उसकी सैलरी को काट सकते हो, आप उसकी वेजेस को कट कर सकते हो, आप उसको फायर भी कर सकते हो, लेकिन यहां पर मुराद ये है कि उसको परफॉर्मेंस अप्रेजल के जो प्रोसीजर्स हैं उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व करने की जरूरत वो नहीं है। नंबर 4, डू नॉट नेगोशिएट a contingent workers vacations और पर्सनल टाइम ऑफ। ठीक है, उनकी छुट्टियों के बारे में भी कोई ज्यादा प्लानिंग नहीं की जाती है। एक फिक्स कोटा सा होता है जो आप वो कर सकते हैं। आमतौर पर जो गजेटेड हॉलीडेज होती हैं वो सिर्फ उन्हीं लीव्स को अवेल करते हैं। डू नॉट रूटीनली इंक्लूड कंटिंजेंट वर्कर्स इन योर कंपनीज एम्प्लॉय फंक्शंस। ठीक है, बिकॉज इससे जो फुल टाइम एम्प्लॉइज होते हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। डू नॉट अलाउ कंटिंजेंट वर्कर्स टू यूटिलाइज फैसिलिटीज इंटेंडेड फॉर एम्प्लॉइज। तो वो लोग जो कॉन्ट्रैक्चुअल आपके पास काम कर रहे हैं उनको वो फैसिलिटीज आप नहीं देते हो जो फुल टाइम एम्प्लॉइज के पास हैं। Do not let managers issue company business cards, name plates or employee badges to contingent workers without HR and legal approval. ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप उनको विजिटिंग कार्ड्स भी इशू नहीं करते हो। द रीजन बीइंग कि वो आपके पास आज है कल नहीं है, तो विजिटिंग कार्ड्स वाला जो कैटेगरी होता है वो आमतौर पर नेम प्लेट्स जो होती हैं वो आमतौर पर परमानेंट एम्प्लॉइज के लिए यूज वो की जाती हैं। Do not let managers discuss harassment or discrimination issues with contingent workers. ठीक है, उससे कंपनी की रिप्यूट हर्ट हो सकती है। Do not discuss job opportunities and the contingent workers suitability for them directly. ठीक है, so do not discuss job opportunities and the contingent workers suitability for them directly. उनसे आप डायरेक्ट डिस्कस नहीं करें कि अगर आप इतना सा हमारे पास काम करेंगे तो हमारे पास फ्यूचर में ABCD जॉब अनाउंस होगी, उसके लिए हम आपको हायर करेंगे। So you don't make promises. And the 10th guideline for hiring टेम्पोररी एम्प्लॉइज, वो कहते हैं कि डू नॉट टर्मिनेट अ कंटिंजेंट वर्कर डायरेक्टली। आपके पास एक प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए, आपके पास एक लीगल एक्सक्यूज होना चाहिए, आपके पास एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए जब कभी भी आपने किसी वर्कर को टर्मिनेट करना है फ्रॉम द जॉब। ठीक है, अदरवाइज वो कंटिंजेंट वर्कर जो है उसके पास भी राइट्स हैं कि वो आपके खिलाफ लेबर कोर्ट में केस फाइल वो कर सकता है। अगर बेटा कोई सवाल जहन में आएगा तो पूछते जाइएगा चैट रूम में। अब हमारे पास टॉपिक शुरू हो रहा है बेटा, ऑफशोरिंग, आउटसोर्सिंग, व्हाइट कॉलर एंड अदर जॉब्स। ऑफशोरिंग आउटसोर्सिंग का मतलब है कि आप कंपनी में लोगों को हायर करने की बजाय आप उस डिपार्टमेंट का, किसी भी डिपार्टमेंट का काम किसी और ऑर्गेनाइजेशन से करवा लो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप अपने मार्केटिंग का काम आउटसोर्स कर सकते हो, आप अपनी प्रोडक्शन आउटसोर्स कर सकते हो, आप अपने HR के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को आउटसोर्स कर सकते हो। सो ऑफशोरिंग एंड आउटसोर्सिंग, व्हाइट कॉलर का मतलब होता है जो आपके एम्प्लॉइज हैं, वर्कफोर्स के बाद हम बात करें वर्कर्स को हम कहते हैं ब्लू कॉलर, और जो आपके एम्प्लॉइज हैं सुपरवाइजर्स एंड अबव उनको हम नाम देते हैं व्हाइट कॉलर। इन जॉब्स को अगर आपने आउटसोर्स करना है तो किन किन बातों को सोचना है, और यह भी हो सकता है कि आप जो आउटसोर्सिंग कर रहे हो वो आप अपने मुल्क से बाहर कर रहे हो, किसी ऐसी जगह पर कर रहे हो जहां पर कॉस्ट ऑफ आउटसोर्सिंग कम हो और आपको परफॉर्मेंस लेवल हो सकता है कि पहले से भी अच्छा मिले। जैसा आपने अक्सर सुना होगा कि बहुत सी कंपनीज के जो कॉल सेंटर्स हैं वो पाकिस्तान में भी ऑपरेट करते हैं। वो कंपनीज जो हैं वो ऑपरेट कर रही हैं यूके में, यूएसए में, जर्मनी में, फ्रांस में, और उनकी जो उनके जो आउट कॉल सेंटर्स हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं पाकिस्तान में। ठीक है, तो उन्होंने अपने कॉल सेंटर्स को आउटसोर्स किया हुआ है। ठीक है बेटा, तो स्पेसिफिक इश्यूज इन आउटसोर्सिंग जॉब्स अब्रॉड, उसके बारे में वो कहते हैं कि सबसे पहले तो ये देखें कि जिस कंट्री में आप अपनी जॉब्स को आउटसोर्स करना चाहते हो वहां के पॉलिटिकल एंड मिलिट्री के जो हालात है वो कैसे हैं। बिकॉज अगर वहां पर वॉर होगी, बिकॉज अगर वहां पर पॉलिटिकल अनरेस्ट होगा तो उससे जाहिर है कि तमाम ऑर्गेनाइजेशंस इफेक्ट होंगी, और तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी होगी जिसे आपने आउटसोर्स किया हुआ है। नंबर 2, likelihood of cultural misunderstandings। ठीक है, likelihood of cultural misunderstandings हो जाती हैं जिस वक्त आप
आउटसोर्सिंग करते हो, बिकॉज हो सकता है कि जिस कंट्री में आपने आउटसोर्स किया हुआ है वहां के हालात और वाकयात और आपकी कंपनी के हालात और वाकयात, आपके जो कल्चर है वहां का जो कल्चर है वो डिफरेंट हो। नंबर 3, कस्टमर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कंसर्न्स आ सकते हैं, बिकॉज कस्टमर की सेटिस्फेक्शन, कस्टमर का जो प्राइवेट डेटा है, फॉर एग्जांपल एक बैंक के आपने ऑपरेशंस को आउटसोर्स किया हुआ है तो उसके जो क्रेडिट कार्ड का नंबर है, उसकी जो ट्रांजैक्शन पिन है, वो सब कॉल सेंटर वाले पता करवा सकते हैं। तो ये वाले इश्यूज बन सकते हैं जब आप आउटसोर्सिंग वो करते हो। नो डाउट आपकी पॉलिसीज यकीनन होंगी इस चीज के बारे में, बट यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल। इसके बाद फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट्स, लायबिलिटी एंड लीगल कंसर्न्स बहुत सारे आ सकते हैं। वहां के जो लेबर लॉज हैं, आपके कंट्री के जो लेबर लॉज हैं, उसमें फर्क हो सकता है। स्पेशल ट्रेनिंग फॉर फॉरेन एम्प्लॉइज आपको देनी पड़ेगी ताकि वो आपके कल्चर के मुताबिक, आपकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के मुताबिक वहां पर काम परफॉर्म कर सकें। कॉस्ट्स एसोसिएटेड विद कंपनीज सप्लाइंग फॉरेन वर्कर्स, ठीक है, जाहिर जब आप उनसे काम करवा रहे हो तो आपको उन्हें कंपनसेट भी करना है, तो उनकी अब कंपनसेशन कितनी है। करेंसी की फ्लक्चुएशन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जब आप आउटसोर्सिंग की तरफ जाते हो। तो ये तमाम वो चीजें हैं जिनको जहन में रखना आपके लिए जरूरी होगा व्हेन यू आर प्लानिंग द आउटसोर्सिंग। अब हमारे पास एक टॉपिक शुरू हो रहा है रिलेटेड टू आउटसाइड सोर्सेज ऑफ कैंडिडेट्स में, और टॉपिक है बेटा एग्जेक्टिव रिक्रूटर्स, जिनको हेड हंटर्स भी कहते हैं। एग्जेक्टिव रिक्रूटर्स या हेड हंटर्स ये वो लोग होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस को टॉप मैनेजमेंट के लोग हायर करने में मदद देते हैं, ठीक है। ये लोग बहुत विजनरी होते हैं, इनका बहुत सारा इंडस्ट्रियल एक्सपोजर होता है, दे ट्रेवल अलॉट, दे मीट पीपल एंड दे help the organizations to recruit the people from different sources, particularly at the upper level of organization. So special employment agencies, जिनको हम head hunters या executive recruiters कह रहे हैं, retained by employers to seek out top management talent for their clients, ठीक है। special employment agencies हैं जो कि स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज हैं जो कि टॉप मैनेजमेंट टैलेंट को हायर करने में आपको मदद देती हैं। कंटिंजेंट बेस्ड रिक्रूटर्स collect a fee for their services when a successful hire is complete, ठीक है। retained executive searches are paid, executive recruitment searches are paid regardless of the outcome of the recruitment process, ठीक है। retained, मैं फिर से पढ़ रहा हूं, retained executive searches are paid regardless of the outcome of the recruitment process, ठीक है, कि जिनको आपने अपने परमानेंट रखा हुआ है हेड हंटर्स को, वो बाज़ औक़ात आपके पास काम एज सच नहीं कर रहे हैं, आपको लोग हायर करके नहीं दे रहे हैं, लेकिन उस सूरत में आपको उनको जो पेमेंट है वो फिर भी देनी पड़ रही होती है। So internet technology and specialization trends are changing how candidates are attracted and how searches are conducted. अब इंटरनेट ने हेड हंटर्स के साथ जो आपकी एसोसिएशन थी उसको बहुत ज्यादा चेंज कर दिया है, बहुत ज्यादा तब्दील कर दिया है। तो वी हैव टू बी वेरी मच कंसर्न कि हम इंटरनेट टेक्नोलॉजी को भी यूज करें। अब हेड हंटर्स को एज ए पर्सन हायर करने की बजाय आप इंटरनेट के जरिए भी उन एजेंसी से राब्ता कर सकते हो और उनसे सर्विसेज हासिल वो कर सकते हो। Now there are certain guidelines for choosing a recruiter. सबसे पहली गाइडलाइन है बेटा, मेक श्योर द फर्म इज कैपेबल ऑफ कंडक्टिंग अ थोरो रिसर्च, ठीक है। नंबर 2, मीट द इंडिविजुअल हु विल एक्चुअली हैंडल योर असाइनमेंट। आप उसको इन पर्सन जाके मिलें और उससे डिस्कस करें कि आपकी जॉब रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपकी कंपनी का कल्चर क्या है, ताकि उसके मुताबिक आपको लोग हायर करके दे। एंड आस्क हाउ मच द सर्च फर्म विल चार्ज। ऑब्वियसली उनके चार्जेस का पता होना, कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट एनालिसिस करना, वो आपको सोचना है। एक और कॉन्सेप्ट बेटा हमारे पास आ रहा है जब हम आउटसाइड सोर्सेज ऑफ कैंडिडेट की बात करते हैं,
and that concept is known as on demand recruiting services, ODRS. ऑन डिमांड रिक्रूटिंग सर्विसेज का मतलब है कि a service that provides short term specialized recruiting to support specific projects without the expense of retaining traditional search firms. ठीक है, मैं सेंटेंस को आपके साथ फिर से पढ़ रहा हूं. A service that provides short term specialized recruiting to support specific projects. ठीक है, आपका एक कंपनी का एक नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, उस प्रोजेक्ट में आपको अगले एक महीने में सपोज 500 लोगों की जरूरत है, तो अब अगले एक महीने के लिए अगर आपको इमीडिएटली 500 पीपल रिक्वायर्ड है, तो आपको जो राब्ता करना होगा उस राब्ते का नाम है ऑन डिमांड रिक्रूटिंग सर्विसेज. ठीक है, विदाउट एक्सपेंस ऑफ रिटेनिंग ट्रेडिशनल सर्च फर्म. ठीक है, क्योंकि आपको सिर्फ प्रोजेक्ट बेस्ड रिक्रूटमेंट जो है वो करवानी है. इसके बाद बेटा एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है फॉर कैंडिडेट्स टू बी कंसिडर्ड फ्रॉम आउटसाइड, और वो है कॉलेज रिक्रूटिंग. ठीक है, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में बहुत सारी फर्म्स राब्ता करती हैं, और यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस का जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वो कैंडिडेट्स को, वो जो पासिंग आउट ग्रेजुएट्स होते हैं उनको वो इनकरेज करता है कि वो उन ऑर्गेनाइजेशंस में जाकर इंटरव्यूज वो दें. इसके अलावा वो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में जाकर जॉब फेयर्स भी रन वो कर सकती हैं. ठीक है, सो कॉलेज रिक्रूटिंग के टॉपिक में आपका ऑथर लिखता है कि रिक्रूटिंग गोल हमारे पास क्या होगा. सबसे पहला रिक्रूटिंग गोल है टू डिटरमिन इफ द कैंडिडेट इज वर्दी ऑफ फर्दर कंसिडरेशन, and the second recruiting goal would be to attract good candidates के जो पासिंग आउट ग्रेजुएट्स हैं, इससे पहले कि उनमें से जो काबिल लोग हैं उनको दूसरी फर्म्स हायर करें, आपकी कंपनी उनको पहले से हायर करना चाहती है. उस मकसद के तहत वो कहते हैं कि बेटा हम ऑन साइट विजिट्स करेंगे. ऑन साइट विजिट्स में we can start from invitation letters, we can assign hosts, we can go for information package, we can go for planned interviews. वहां पर टाइमली एम्प्लॉयमेंट ऑफर्स हो सकती हैं, और हम फॉलो अप भी कर सकते हैं उन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस के साथ कि हमारे जो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स हैं वो अब किस स्टेज पर हैं. इसके अलावा बेटा कॉलेज रिक्रूटिंग के हवाला से एक और बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल है वो आपकी इंटर्नशिप्स भी हैं. ठीक है, इंटर्नशिप्स के जरिए जब आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कुछ अर्सा वाबस्ता रहते हो तो वहां पर भी वो आपको चेक कर लेती हैं कि आया हमने इस कैंडिडेट को फ्यूचर जॉब कंसिडरेशन के लिए काउंट करना है या नहीं करना है. एम्प्लॉय रेफरल्स, इसकी बेटा डेफिनेशन देख लें. वो कहते हैं कि एप्लीकेंट्स हु आर रेफर्ड टू द ऑर्गेनाइजेशन बाय करंट एम्प्लॉइज. ठीक है, शुरू में ये बात डिस्कस हो रही थी, एप्लीकेंट्स who are referred to the organization by current employees. So referring employees become stakeholder. ठीक है, वो stakeholder भी बन जाता है, वो responsible भी हो जाता है. Referral is a cost-effective recruitment process, and referral can speed up diversifying the workforce. कि different तरह के लोग ज़ाहिर है आपके पास उन references से आएंगे, और वहां से आपकी जो diversity है, workforce जो diversity है, cultural diversity जो है वो create हो सकती है. Another method जिससे कि आप लोगों को हायर करोगे that is walk-ins. ठीक है, walk-ins वो लोग हैं कि जो अपनी जरूरत के मुताबिक ऑर्गेनाइजेशंस को अप्रोच करते हैं, वहां पर जाकर वो अपने रिज्यूमेस जमा करवाते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन जरूरत के मुताबिक उन्हें कॉल करती है. ठीक है, so the walk-ins are basically considered as direct applicants who seek employment with or without encouragement from other sources. ठीक है, ये आपकी सेल्फ बेस्ड जो एक एफर्ट है वो होती है. And then courteous treatment of any applicant is a good business practice. ये businesses को एडवाइस किया जा रहा है कि आपके पास जो walk-in interviews के लिए लोग आए, आपके पास जो walk-in candidates आए, तो आप उनके साथ एक courteous attitude, एक professional attitude वो रवा रखें. Yet there is another source, and that source is recruiting via the internet. अब जब हम इंटरनेट रिक्रूटमेंट की बात करेंगे तो वो कहता है कि more firms and applicants are utilizing the internet in the job search process. ठीक है, आए दिन
ज्यादा से ज्यादा जो एप्लीकेंट्स हैं उनको हायर किया जा रहा है थ्रू इंटरनेट, और इंटरनेट में आजकल सबसे ज्यादा जो चीज यूज की जा रही है दैट इज लिंक्डइन। ठीक है, आई वुड रिकमेंड यू कि आप लोग भी अपने लिंक्डइन अकाउंट्स बनाओ। आपके मोबाइल के ऊपर ऐप भी डाउनलोड हो जाएगी, और इंटरनेट के ऊपर भी जाकर आप ब्राउजर के जरिए भी उसका पेज पर जाकर अपना अकाउंट बना सकते हो। तो लिंक्डइन इज वन ऑफ द मोस्ट ग्रोइंग वे जिससे कि आजकल नई रिक्रूटमेंट्स जो हैं वो हो रही हैं। एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट रिक्रूटिंग क्या है? सबसे पहला एडवांटेज है कॉस्ट इफेक्टिव वे टू पब्लिसाइज जॉब ऑफरिंग। द सेकंड एडवांटेज इज more applicants attracted over a longer period. The third advantage is immediate applicant responses आपको आ जाते हैं। ऑनलाइन प्री स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेंट्स ऑलरेडी वो हो सकती है, बहुत सारे हमारे पास मेथड्स हैं, डेटाबेसेस हैं जो कि शॉर्टलिस्टिंग कर देती हैं। लिंक्स टू अदर जॉब सर्च साइट्स आप इंटरनेट के जरिए कर सकते हो। एंड ऑटोमेशन ऑफ एप्लीकेंट ट्रैकिंग एंड इवैल्यूएशन, ऑटोमेटेड आपके ईमेल रिस्पॉन्सेज भी जनरेट हो सकते हैं। बहुत सारे आपके फॉलोअप मेथड्स और टेक्निक्स यूज किए जा सकते हैं इंटरनेट के ऊपर। तो इंटरनेट इज मोस्ट पॉपुलर वे गेटिंग इवॉल्व्ड दीज डेज फॉर हायरिंग एंड रिक्रूटिंग पीपल। अब बेटा याद रखो, जब आपने लोगों को हायर करना है तो बहुत से इश्यूज हैं जिनको सोचना जरूरी होगा। सिर्फ प्रोटेक्टेड क्लास के लोग, जिसमें के माइनॉरिटी, विमेन, डिसेबल और एबोरिजिनल लोग थे, आपने उनके बारे में सेंसिटिव नहीं होना। उसके अलावा भी हमारे पास कैटेगरीज हैं जो कि वर्क फोर्स से रिलेटेड हैं, और हमें उनको हायर करते वक्त वो बड़ा टेक्निकली इवैल्यूएशंस करनी पड़ेंगी और सोचना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बुक में लिखा जाता है कि इश्यूज इन रिक्रूटिंग अ मोर डाइवर्स वर्कफोर्स में पहला इशू है सिंगल पेरेंट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल डाइवोर्स रेट बढ़ रही है। डाइवोर्स रेट का पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनली बढ़ जाने से होता यह है कि बर्डन जो है वो किसी एक पेरेंट पर आ जाएगा। ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ आइदर ऑफ देम वुड बी टेकिंग केयर ऑफ द चिल्ड्रन। अब उस सूरत में जब बच्चों की निगहदाश्त का फर्ज भी आपके ऊपर है और जॉब भी आपको करनी है, तो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। देयरफॉर मुमकिन है कि ऐसे लोगों के लिए आपको फ्लेक्सिबल टाइम स्केड्यूल्स वो बनाने पड़े, या ये भी हो सकता है कि आप इन लोगों के लिए ऐसी जॉब अरेंज भी कर सको कि वो घर बैठकर भी आपके लिए जॉब परफॉर्म वो कर रहे हों। ठीक है, तो आपको मैंने दो कॉन्सेप्ट्स बताए थे पिछले लेक्चर्स में, फ्लेक्स टाइम और फ्लेक्स प्लेस। राइट, तो इस तरह के जो अरेंजमेंट्स हैं वो आपको करने पड़ सकते हैं। इन केस ऑफ सिंगल पेरेंट्स यू हैव टू प्रोवाइड वर्क स्केड्यूल फ्लेक्सिबिलिटी। ओल्डर वर्कर्स के बारे में आपका ऑथर लिखता है कि रिवाइजिंग पॉलिसीज दैट मेक इट डिफिकल्ट और अनअट्रैक्टिव फॉर ओल्डर वर्कर्स टू रिमेन एम्प्लॉयड। ठीक है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो सकता है कि कोई रिटायरमेंट की भी एज हो, या आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉलिसी है कि जी आप एक खास उम्र से ज्यादा लोगों को हायर नहीं कर रहे हो। ठीक है, सो ये सब चीजें कि ओल्डर वर्कर्स जो हैं उनको ऑर्गेनाइजेशंस में अगर हमें हायर करना है, या ऑलरेडी अगर आपके पास काम कर रहे हैं तो उनके बारे में पॉलिसीज क्या होंगी, ये तमाम वो फैक्टर्स हैं बेटा जो टेक्निकली हमें सोचने हैं। लाइकवाइज प्रोटेक्टेड क्लास का हमने जिक्र किया, तो रिक्रूटिंग माइनॉरिटीज एंड विमेन इज नो डाउट एन इशू। तो वो बात करता है कि अंडरस्टैंडिंग रिक्रूटमेंट बैरियर्स, फॉर्मुलेटिंग रिक्रूटमेंट प्लान्स, इंस्टीट्यूटिंग स्पेसिफिक डे टू डे प्रोग्राम्स। तो आपको ये देखना है कि किन किन जॉब्स के लिए, किन किन एसपीयूज में, किन किन ब्रांचेस में, किन किन लेवल्स के ऊपर आपको विमेन को हायर करना है, कहां पर मिनॉरिटीज का होना जरूरी है, ताकि आपके खिलाफ कोई डिस्क्रिमिनेशन का केस फाइल ना हो, एडवर्स इम्पैक्ट क्रिएट ना हो, और आप इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के तमाम कानून के मुताबिक लोगों को हायर कर रहे हो। Another issue we need to talk about is welfare to work. Welfare to work would mean that developing a pre-training programs to overcome difficulties in hiring and assimilating persons previously on welfare. ठीक है, सो अगर आपके पास कोई ऑलरेडी बंदा वेलफेयर ट्रस्ट के जरिए काम कर रहा है तो उन लोगों को किस तरीके से ट्रीट करना है, ये तमाम चीजें आपके कंसर्न में वो आती हैं। डिसेबल्ड लोगों के बारे में कहता है कि डेवलपिंग रिसोर्सेज एंड पॉलिसीज टू रिक्रूट एंड इंटीग्रेट डिसेबल पर्संस
into the workforce. ये सब आपको पता कि मैंने बताया था कि प्रोटेक्टेड क्लास में भी काउंट होते हैं, तो इनके बारे में जो कवानीन है वो भी मौजूद हैं, और इनके बारे में आपको अपनी जो जॉब ऑफर्स हैं, जो जॉब प्लेसमेंट प्लानिंग्स हैं, इन सबको भी बेटा टेक्निकली वो देखना पड़ेगा. दिस इज द लास्ट स्लाइड फॉर टुडे, और यहां पर हमारा चैप्टर वाइंड अप हो रहा है. एट द एंड ऑफ द चैप्टर आपको ऑथर कहता है कि यू नीड टू कंसिडर एप्लीकेशन फॉर्म. ठीक है, और एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बेटा याद रखिएगा कि एप्लीकेशन फॉर्म को डेवलप करते हुए भी आप कहीं पर इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की खिलाफ वर्जी ना करो. अगर आपने फॉर्म पर लोगों को पूछा हुआ है उनकी एज, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनकी नेशनैलिटी, उनका रिलीजन, तो साथ आपको ये मेंशन करना भी जरूरी होगा कि ये सारी इंफॉर्मेशन जो है इज फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस ओनली. नीचे आप एक फुटनोट लगाते हो कि दिस इज फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस ओनली, व्हिच मींस व्हाट? व्हिच मींस दैट दीज डेमोग्राफिक एस्पेक्ट्स would not be counted in the selection decision for a job. Okay, so application form में वो कहता है कि the form that provides information on education, career work record and skills. ठीक है, जाहिर है कि एप्लीकेशन फॉर्म से ही आप बात को आगे चलाओगे, और फिर लोगों का जो टेस्ट और इंटरव्यू वो कंडक्ट होगा, या टेस्ट और इंटरव्यू आपने पहले कर लिए, फिर आपने उनसे फॉर्म फिल करवाया. अगेन कंपनीज टू कंपनी हम इस प्रैक्टिस को, इस सीक्वेंस को चेंज वो कर सकते हैं. यूजेस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम एप्लीकेशंस हमारे पास क्या क्या है? पहला यूजेज जो हमारे पास फ्रॉम एप्लीकेशन आता है, दैट इज जजमेंट अबाउट एप्लीकेंट्स एजुकेशनल एंड एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशंस. हम ये बात चेक कर सकते हैं कि वो शख्स के पास, उस शख्स के पास फॉर्मल एजुकेशन सर्टिफिकेट्स वो क्या क्या हैं, और उसने कहां कहां पर अपना जो वर्क एक्सपीरियंस है कहां कहां से वो हासिल किया हुआ है. जैसे आपको मैंने बताया था कि नॉलेज में हम 3 ईज काउंट करते हैं, एक्सपीरियंस, एक्सपोजर एंड एजुकेशन. ठीक है, तो ये सारी चीजें हम कहां पर पूछेंगे? ये हम बेटा उनसे पूछेंगे उनके एप्लीकेशन फॉर्म में. Okay, so the judgments about the applicant's educational and experience qualifications. Number 2, conclusions about the applicant's previous growth, progress and growth. ठीक है, कि उसने माजी में कितना अरसा कहां पर काम किया, किन किन डेजिग्नेशंस पर काम किया. ठीक है, तो यहां से भी उसकी एम्प्लॉयबिलिटी और प्रोमोटेबिलिटी के अंदाजे वो हमें हो रहे होते हैं. The third thing we need to talk about is indications of the applicant's employment stability. ठीक है, यहां पर एक टर्म मैं यूज कर रहा हूं डियर, which is known as job hoppers. जॉब हॉपर्स हम उन्हें कहते हैं जो किसी एक जगह पर टिककर काम नहीं करते हैं. ठीक है, एक फ्रेश ग्रेजुएट है, उसने 6 महीने एक जगह पर काम किया, 2 माह एक जगह पर काम किया, फिर 4 माह एक और जगह पर काम किया, तो ये 6 माह, 2 माह, 4 माह, इस तरह से जो आपकी वर्क एक्सपीरियंसेस काउंट किए जाएंगे, दिस इज लाइक अ जॉब हॉपर. जिसके बरक्स एक और शख्स है, वो ग्रेजुएशन के बाद एक कंपनी को ज्वाइन करता है और 2 साल वहां पर वर्क एक्सपीरियंस हासिल करता है. ठीक है, सो उसकी जो जॉब है दैट इज टेकन अप एज मोर स्टेबल. देयरफॉर आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म में जो सारी डिटेल है, जो आपके एक्सपीरियंस, एक्सपोजर एंड एजुकेशन के बारे में हमें बता रही है, वहां से हमें एप्लीकेंट की जो एम्प्लॉयमेंट स्टेबिलिटी है उसका अंदाजा भी हो रहा होता है. लास्ट पॉइंट ऑन द स्लाइड इज प्रेडिक्शंस अबाउट व्हिच कैंडिडेट इज लाइकली टू सक्सीड ऑन द जॉब. ठीक है, प्रेडिक्शंस अबाउट व्हिच कैंडिडेट इज लाइकली टू सक्सीड ऑन द जॉब. हम ये प्रेडिक्शन भी डेवलप कर सकते हैं कि हमारे पास फ्यूचर में कौन सा कैंडिडेट ज्यादा अरसा वो काम करेगा, और ये जाहिर है कि हम कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं, या हम उसकी जॉब हिस्ट्री से विजुअलाइज वो कर सकते हैं. तो जॉब हिस्ट्री वुड बी द वे जो हमें ये इंडिकेशन देगी कि हम ये नजर लगा सकेंगे कौन सा शख्स हमारे पास फ्यूचर जॉब के लिए ज्यादा सूटेबल वो होगा. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हमने रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के बारे में देखा कि आपको डिमांड फॉर ह्यूमन रिसोर्स कैसे कैलकुलेट करना है, सप्लाई फॉर ह्यूमन रिसोर्स कैसे कैलकुलेट करना है, इंटरनल रिक्रूटमेंट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के हमारे पास क्या क्या सोर्सेज हैं, जॉब एड को डिजाइन हमने कैसे करना है, रिक्रूटमेंट एजेंसीज हमें हेल्प कैसे कर सकती हैं, और उसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म
उससे हमें किस किस्म की इंफॉर्मेशन वो मिलेगी। इस तरह के जो टॉपिक्स थे वो आज की हमारी इस डिस्कशन पर्सनल प्लानिंग का जो चैप्टर था उसमें ज़ेर बहस आई। नेक्स्ट क्लासेस से इंशाल्लाह हम टेस्टिंग, इंटरव्यू, इस तरह के जो टॉपिक्स हैं इनको कवर करेंगे। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो बेटा आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसके अलावा आप गूगल क्लासरूम से अपने नेक्स्ट वीक की जो असाइनमेंट्स हैं वो भी रिसीव कर लीजिएगा। आपका सारा मटेरियल, रेफरेंस मटेरियल मेरी वेबसाइट के ऊपर और गूगल क्लासरूम के ऊपर ऑलरेडी अपलोडेड है। प्लीज लेक्चर नोट्स को जरूर पढ़ा करें बिफोर यू अटेम्प्ट द लर्निंग डायरी फॉर एवरी वीक। जज़ाकल्लाह फॉर टुडे। यहां पर अपना सेशन आज का खत्म कर रहे हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम।